गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, कल कल आपसे डिस्कस कर रहे थे हम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रेसेस। इफेक्टिव स्ट्रेस में आपको मैंने जो है एक केस कराया था कल। एक केस मैंने आपसे डिस्कस किया था कल इन द इफेक्टिव स्ट्रेस टॉपिक। एक केस मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि ठीक है, एक केस आपसे कल डिस्कस हुआ था, उसी को आज आगे कैरी करेंगे, उसी सेम पॉइंट को आज आगे कैरी करेंगे। ठीक है, आज उसी को आगे कैरी करते हैं। देखिएगा जरा कैसे करना है। अच्छा, जस्ट एक चीज ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि भाई एक चीज आपके पास ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे घर पे प्रैक्टिस, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर घर पे कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ बच्चे यहाँ पे एसएससी वाले भी हैं, उनसे मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताओ, जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने फाइनेंस मॉडुलस जो आपका टॉपिक है उसको मैंने बिल्डिंग मटेरियल में आपसे डिस्कस किया है। फाइनेंस मॉडुलस जो टॉपिक है उसको मैंने आपसे बिल्डिंग मटेरियल में डिस्कस किया है। फाइनेंस मॉडुलस आपको रेंज बताइए कि भाई क्या होता है ना, रेंज बताइए आपको कि रेंज भी बताई गई है आपको कि किस सॉइल के लिए कितना होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है फाइनेंस मॉडुलस की कैलकुलेशन होती है किस तरह से है, किस तरह से कैलकुलेशन होती है, कैसे कैलकुलेट करते हो, सिग्निफिकेंस क्या है। ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द फाइनेंस मॉडुलस इन बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक। वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया है, बट मिस्टेकनली बाय मिस्टेक हुआ क्या है गलती से कि कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होंगे इस तरह के, एक दो क्वेश्चन प्रीवियस, जैसे आप, मुझे लग रहा है जो भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे, जो बुक आप फॉलो कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, उसमें गलती से क्या किया है उन्होंने, एक दो क्वेश्चन जो कि हम बिल्डिंग मटेरियल में डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन को उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स में डाल दिया। उस क्वेश्चन को उन्होंने सॉइल मैकेनिक्स में डाल दिया। जैसे फाइनेंस मॉडुलस एक ऐसा टॉपिक है आपका, फाइनेंस मॉडुलस डिस्कस करते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, पूरा वहां पे बताया जाता है आपको कि सॉइल के लिए कितना होता है, क्या है कंडीशंस, बट उन्होंने फाइनेंस मॉडुलस को डाल दिया है कहाँ पे, उन्होंने फाइनेंस मॉडुलस को डाल दिया है उठाकर आपका सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में। अब सॉइल में अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो सॉइल में मैं फाइनेंस मॉडुलस डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, तो इसी वजह से क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दिया फाइनेंस मॉडुलस का तो वो आपसे हो भी नहीं पाएगा अभी, क्योंकि फाइनेंस मॉडुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, दैट टॉपिक इज डिस्कस्ड। तो इसीलिए कुछ अगर आपने क्वेश्चन रेफर करा होगा प्रीवियस ईयर के, वहां पे आपको हो सकता है कि सॉइल वाले पोर्शन में आपको कुछ फाइनेंस मॉडुलस के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दिया हो, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, वो मिस्टेकनली उन्होंने वहां पे डाल दिया है। आप वहां पे करेक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर, आप वहां पे क्लियर कट मेंशन कर लो, आप वहां पे क्लियर कट मेंशन कर लो कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ये एक बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, ये एक बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। चलिए, ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है, ओके। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जिन बच्चों ने पहले इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने पहले इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पहले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, मुझे आप ये बताओ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जस्ट मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है आपका, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए एक तरीका होता है आपका लैंड फिलिंग मेथड। लैंड फिलिंग मेथड आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जिन लोगों ने पहले इन्वायरमेंट पढ़ रखा है। कुछ है इस तरह के स्टूडेंट जिन्होंने पहले इन्वायरमेंट पढ़ रखा है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का एक तरीका होता है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग एक तरीका होता है लैंड फिलिंग। कोई है ऐसा कैंडिडेट जिसने पहले इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। तो अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको कि लैंड फिलिंग एक तरीका होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का। तो जो क्वेश्चन है लैंड फिलिंग का वो वहीं पे डिस्कस होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक्चुअली, वो भी एक एनवायरमेंट का ही आपका पार्ट है। लैंड फिलिंग मेथड एक तरीका होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, तो उसका क्वेश्चन भी उन्होंने मिस्टेकनली सॉइल में डाल दिया। वहां पे आप उसके ऊपर मेंशन कर लीजिएगा क्लियर कट कि दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम है, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सिमिलरली फाइनेंस मॉडुलस का भी आप किसमें मेंशन करोगे, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम बिल्डिंग मटेरियल। कोई बिल्डिंग मटेरियल का प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ सॉइल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम नहीं है वो। इन द सिमिलर वे आपके पास में एक आगे टॉपिक आएगा, एक आपके पास में आगे चल के टॉपिक आता है जिसमें कि आप एक्वेफर्स के बारे में पढ़ते हो, एक्वेफर्स, एक्विक्लूड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, ये सब जिसमें आप पढ़ते हो, ड्यूपिट्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी, ये सब जिसमें आप पढ़ते हो ना टॉपिक को, वो भी आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही डिस्कस किया जाता है। दैट इज आल्सो नॉट डिस्कस्ड इन द सॉइल मैकेनिक्स, वो भी आपका सॉइल में डिस्कस नहीं करते हैं, वो भी आपका सॉइल में डिस्कस नहीं करते हैं। आप लोग मुझे कहोगे कि सर उसको डिस्कस कर दो सॉइल में, मैं उसको सॉइल में भी डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप मुझे कहोगे कि सर फाइनेंस मॉडल्स को सॉइल में पढ़ा दो, मैं सॉइल में भी पढ़ा दूंगा आपको फाइनेंस मॉडल्स को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे सब्जेक्ट का जो एक बेसिकली प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो ब्रेक हो जाता है। जो चीज अभी आपको यहाँ पे पढ़नी है वो पढ़ लीजिए पहले, अदरवाइज फाइनेंस मॉडल्स बीएम में बिल्डिंग मटेरियल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डिस्कस कर दो, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी टॉपिक आपका वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, तो इसीलिए उसको टच नहीं करते उस सेगमेंट को हम। सिमिलरली एक्वेफर, एक्वाग्लूड, ये सब पार्ट पे आपका एनवायरनमेंट में डिस्कस करते हैं, ये सब हम एनवायरनमेंट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा, बट मैं पर्सनली सॉल्युबिलिटी नंबर, सर सॉल्युबिलिटी नंबर, हाँ स्टेबिलिटी नंबर पूछ रहे हो या फिर सॉल्युबिलिटी नंबर पूछ रहे हो आप? स्टेबिलिटी नंबर पूछ रहे हो, सॉल्युबिलिटी नंबर, स्टेबिलिटी नंबर या सॉल्युबिलिटी नंबर? सॉल्युबिलिटी नंबर, देखो सॉइल मैकेनिक्स में तो सॉल्युबिलिटी नंबर का कोई टॉपिक आपका डिस्कस होता नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स में अगर आप बात करो तो सॉल्युबिलिटी नंबर से आप कोई किसी तरह का टॉपिक डिस्कस नहीं करते। स्टेबिलिटी नंबर तो होता है आपका, स्टेबिलिटी नंबर हम डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी नंबर। तो आप लोग मुझे बता देना, अगर आप मुझे बोलोगे कि सर एक्वेफर्स वगैरह, एक्वाग्लूड, ड्यूपिट्स थ्योरी, थीम थ्योरी यहाँ पे पढ़ा दो, मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर फाइनेंस मॉडल्स यहाँ पे पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उनके लिए एक अलग स्पेसिफिक पार्ट आपने रखा हुआ है ना? ठीक है, जो टॉपिक जहाँ पे डिस्कस होना चाहिए उसी को उसको वहीं पे डिस्कस करते हैं, उसको वहीं पे डिस्कस करते हैं पूरा एक प्रॉपर सुटेबिलिटी। ठीक है, एक प्रॉपर आपका सीक्वेंस होता है हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। चलिए, सो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यस, जो कल चीज आपसे डिस्कस कर रहे थे उसी को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी हिसाब से कल डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देखो जरा अब जस्ट, अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपका अब जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं ऑफिस से, शायद हो जाए मे बी कि 1-2 तारीख के आसपास से आपकी क्लासेस ऑफिस से स्टार्ट मतलब शुरू हो जाए ऑफिस से। ठीक है, पूरा जो ऑफिस में सेटअप है वहां से हो सकते हैं चांसेस कि वहां से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ऐसे चांसेस हैं। ठीक है चलो, लग रहा है कि 5-7 दिन बाद हो सकता है, क्योंकि अब तो सब चीजें खुली गई हैं। अब धीरे धीरे जो है मोस्टली आपकी सब चीजें ओपन हो रही हैं, धीरे धीरे मोस्टली आपकी सब चीजें ओपन हो रही हैं, तो शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। सो केस नंबर 2 लिख रहे हैं हम, टेबल at any depth below ग्राउंड लेवल, ये केस है आपके पास। सो केस क्या है, वाटर टेबल इज एट एनी डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, वाटर टेबल इज एट एनी डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, ये केस आप कंसिडर कर रहे हैं। कल की तरह इसमें एनालिसिस करेंगे, डायग्राम बना ले रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास में, ये कंडीशन है, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, दिस इज अवर ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है आपके पास में, ये डेप्थ है, ये डेप्थ है। ठीक है, ये डेप्थ है, ये डेप्थ है, इनको मेंशन कर लो यहाँ पे। जैसे Z1, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z1 लिया आपने, ये Z2 ले लिया आपने, इसको बोल दो आप ए सेक्शन है, दिस इज बी, ये बी सेक्शन है, एंड ये क्या है, सी सेक्शन है आपके पास में, दिस इज अवर सी सेक्शन, ये सी सेक्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल, दिस इज ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ये आपके पास में क्या है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, दिस इज अवर ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। लेट अस सपोज इस पार्ट में द यूनिट वेट इज व्हाट, यहाँ पे यूनिट वेट आपको गामा दे रखा है, यहाँ पे यूनिट वेट आपको क्या दे रखा है, गामा दे रखा है। यहाँ पर जो सॉइल है उसका यूनिट वेट आपको गामा सबमर्ज भी दे रखा है एंड गामा सैचुरेटेड, आपको दोनों मेंशन कर रखे हैं, गामा सबमर्ज भी आपको दिया हुआ है एंड आपको गामा सैचुरेटेड भी दिया हुआ है। अब ठीक है, अब डिफरेंट सेक्शंस पे आप कल की तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे, डिफरेंट सेक्शंस पे कल की तरह वैल्यू को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने उठाया एट सेक्शन ए सेक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ए सेक्शन पे, ए सेक्शन पे मुझे सिग्मा की वैल्यू बताओ,
सिग्मा क्या होगा ए पे, ए पे सिग्मा क्या होगा, 0 होगा। ए सेक्शन पे सिग्मा कितना होगा, ए सेक्शन पे द वैल्यू ऑफ द सिग्मा विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई किस तरह का मटेरियल आपका प्रेजेंट नहीं है, उससे ऊपर कोई किस तरह का आपका मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। सिंस देयर इज नो मटेरियल, नो स्ट्रेस, नो स्ट्रेस, क्लियर है। सो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी, वैल्यू विल बी 0, वैल्यू विल बी यस ऑल 3 0। नेक्स्ट आपके पास में क्या आया, यू, पोर वाटर प्रेशर बोलो, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा ए सेक्शन पे, 0 होगा, यस। एट ए सेक्शन पोर वाटर प्रेशर होता क्या है, होता है आपके पास में गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड होता है, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड होता है, सिंस दैट इज 0, ये 0 होगा, 0 होगा प्रेशर हेड। क्यों? उससे ऊपर कोई वाटर की हाइट आपकी अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो हाइट ऑफ द वाटर अवेलेबल अप टू अबव दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो कोई प्रेशर हेड नहीं निकल कर आएगा आपका। तो अगर कोई प्रेशर हेड नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिग्मा बार कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सिग्मा बार, 0 होगा, यस 0 होगा। आपको पता है होता क्या है, होता है आपके पास में सिग्मा माइनस यू होता है, सिग्मा माइनस यू होता है, सिग्मा माइनस यू है तो मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनफैक्ट ये बात आप जानते भी हो, ये चीज आपको ऑलरेडी पता भी है कि भाई अगर कोई सॉलिड ही नहीं है उससे ऊपर, अगर कोई उसके ऊपर सॉलिड ही नहीं है तो ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस कैसे ट्रांसफर होगा, तो ग्रेन टू ग्रेन स्ट्रेस कैसे ट्रांसफर होगा, ये चीज हमें ऑलरेडी पता थी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सेक्शन कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट ऑफ द सेक्शन जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो एट सेक्शन सीसी सेक्शन उठा लो, सेक्शन नंबर सीसी उठाइए, सीसी सेक्शन पे बात कर रहे हैं हम, सीसी सेक्शन पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू बोलो, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी सीसी सेक्शन पे, वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेस अबव एट सीसी सेक्शन पे गामा इंटू Z1 प्लस गामा इंटू Z1 प्लस गामा सेट इंटू Z2। अब देखो जरा यहाँ पे क्या आंसर करा है आपने, आंसर आ रहा है आपका गामा, यस ठीक है, गामा बिल्कुल ठीक है, गामा इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2, गामा Z1 प्लस गामा इंटू Z2 प्लस गामा इंटू Z1। सभी को चीज क्लियर हो रही है कि कैसे लिखेंगे, सिंपली आपका कल वाला कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है, जस्ट जो कल चीजें आपको बताई थी वही सेम चीज है कि भाई आपका क्या होगा सीसी सेक्शन पे, सीसी सेक्शन से ऊपर आपका जो भी मटेरियल है, सीसी सेक्शन से ऊपर आपका जो भी मटेरियल है उसका यूनिट वेट इंटू कितनी डेप्थ में वो मटेरियल आपका एग्जिस्ट कर रहा है। तो गामा आपने देखा, गामा गामा कितने डेप्थ में है, Z1 में है, गामा Z1 डेप्थ में है, तो कितना हो जाएगा गामा इंटू Z1 प्लस। अब आप वाटर टेबल से नीचे आ गए, अब आप कहाँ पे हो, वाटर टेबल से नीचे हो। तो अगर आप वाटर टेबल से नीचे हो तो टोटल स्ट्रेस निकालते समय वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में, वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में टोटल स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते समय आप सिंपली क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे गामा सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड इंटू कितना हो जाएगा आपके पास में, गामा सैचुरेटेड इंटू हो जाएगा आपके पास में Z2, गामा सेट इंटू Z2 हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू Z2 हो जाएगी वैल्यू। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर आया समझ में, ये पॉइंट क्लियर है। सो क्या होगा गामा इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू Z2। अब बात कर रहे हैं पोर वाटर प्रेशर की, पोर वाटर प्रेशर के बारे में बात करो, बताओ जरा क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू Z2, गामा डब्ल्यू इंटू Z2, गामा डब्ल्यू इंटू Z2, यस दैट विल बी गामा डब्ल्यू इंटू Z2। सिंपली क्या है आपके पास में, सिंपली आपके पास में क्या है कि भाई जिस भी सेक्शन पे आप प्रेशर हेड निकाल रहे हो, जिस भी सेक्शन पे आप पोर वाटर प्रेशर निकालना चाहते हो, ठीक है, होगा क्या उस सेक्शन पे यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू प्रेशर हेड। प्रेशर हेड कैसे निकालेंगे, पीजोमीटर लगाएंगे, पीजोमीटर में वाटर लेवल राइज करेगा, कहां तक राइज करेगा, उससे ऊपर जितना वाटर का हाइट प्रेजेंट है, उससे ऊपर जो भी वाटर टेबल का आपका लेवल प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर हाइट तक क्या करेगा आपका वाटर लेवल राइज करेगा। सो कहां तक, यहाँ पे जाएगा आपका Z2 हाइट तक जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा डब्ल्यू इंटू Z2, दैट विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू Z2। अब मुझे यहाँ से आप जस्ट ये बताओ इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, गामा Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू Z2। बोलो इफेक्टिव कितना होगा, इफेक्टिव कितना होगा, इफेक्टिव गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2, यस गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2, गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2, गामा सबमर्ज इंटू गामा, यस करेक्ट है।
सिंपली क्या करना है आपको, जस्ट होगा आपका क्या, टोटल स्ट्रेस माइनस कोर वाटर प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस कोर वाटर प्रेशर। लिखो जब यहाँ पे टोटल स्ट्रेस कितना है, टोटल स्ट्रेस आपके पास में है गामा Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू Z2 माइनस गामा W इनटू Z2 माइनस गामा W इनटू Z2। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस वाले टर्म में से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाले टर्म में से Z2 को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। इस वाले टर्म में से मैं Z2 को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं Z2 को कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W बचेगा। अंदर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W बचेगा। तो इसको लेके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको लेके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सिग्मा बार विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा इनटू Z1 प्लस आपने Z2 को कॉमन ले लिया, आपने Z2 को कॉमन लिया, आपने Z2 को कॉमन लिया। Z2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, गामा सैचुरेटेड माइनस 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 गामा W बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, गामा इनटू Z1 प्लस गामा इनटू Z1 प्लस गामा सबमर्ज इनटू Z2, गामा सबमर्ज इनटू Z2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे समझना, अब यहाँ पे एक चीज पकड़ने वाली है आपकी। अब एक बात देखो जरा, जब आप टोटल स्ट्रेस निकाल रहे थे वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में, जब आप टोटल स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर रहे थे वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में, तो आपने क्या देखा, आपको क्या पुट करना है, आपको सैचुरेटेड यूनिट वेट पुट करना है। उसका रीजन क्या है सैचुरेटेड यूनिट वेट को पुट करने का, क्योंकि भाई टोटल स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ द सॉलिड्स एंड वाटर, दोनों की वजह से होता है। सो जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है वाटर टेबल से नीचे, सैचुरेटेड यूनिट वेट वाटर टेबल से नीचे ही आपका सॉलिड एंड वाटर दोनों को कंसीडर करेगा, दोनों को कंसीडर करेगा कौन, सैचुरेटेड यूनिट वेट। लेकिन जब मैं अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना चाहता हूं, जब मैं अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना चाहता हूं, मुझे ये बताओ अफेक्टिव स्ट्रेस किससे ट्रांसफर होता है, अफेक्टिव स्ट्रेस किससे ट्रांसफर होता है, सॉलिड्स। यस, अफेक्टिव स्ट्रेस ट्रांसफर होता है आपका ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से, सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट से ट्रांसफर होता है। तो मुझे ये बताओ वाटर टेबल से नीचे आपके पास, आपने देखा कि अगर आप टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हो तो आपको पुट करना पड़ेगा गामा सैचुरेटेड। लेकिन अगर हम वाटर टेबल से नीचे अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस होता है सॉलिड्स की वजह से। मुझे ये बताओ सॉलिड्स को कौन कंसिडर करता है, सिर्फ सॉलिड्स को कौन कंसिडर करता है, गामा सैचुरेटेड या फिर गामा सबमर्ज, कौन कंसिडर करता है सॉलिड्स को, गामा सबमर्ज। यस, कौन कंसीडर करता है, आपका गामा सबमर्ज उनको कंसीडर करता है। ठीक है, सॉलिड्स को कौन कंसीडर करता है, बिल्कुल सॉलिड्स को कंसीडर करता है आपका गामा सबमर्ज। तो आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन करो, जब आप वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हो, जब आप वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो आप वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, गामा सबमर्ज यूज कर सकते हो, गामा सबमर्ज यूज कर सकते हो वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पे हम क्यों गामा सबमर्ज कंसीडर कर सकते हैं? क्लियर है, क्योंकि गामा सबमर्ज आपका कंसीडर करता है किसको, सॉलिड्स को कंसीडर करता है। तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली वहां पे गामा सबमर्ज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट की मैंने बात करी है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि देखो दो तरीके हैं आपके पास में दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, या तो आप अपना बिल्कुल बेसिक अप्रोच पकड़ के चलो, या तो आप अपनी बिल्कुल बेसिक अप्रोच पकड़ के चलो। बेसिक अप्रोच आपकी क्या है, बेसिक अप्रोच है सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। ये आपकी बिल्कुल बेसिक अप्रोच होती है। ये क्या है हमारे पास में बेसिक अप्रोच है। आप टोटल स्ट्रेस निकालो, कोर वाटर प्रेशर निकालो, माइनस करो, आपको अफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है, दूसरा तरीका आपके पास में है, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो और अफेक्टिव स्ट्रेस आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो दूसरा आपके पास में ये वाला तरीका भी है। ये वाला तरीका भी, आप अगर इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन में आप अगर ऑब्जर्व करो तो आपको कोई यहाँ पे टोटल स्ट्रेस निकालना नहीं पड़ा, आपको कोई टोटल स्ट्रेस तो नहीं निकालना पड़ा भाई। Z1 डेप्थ में गामा था तो आपने गामा लिख दिया, Z2 डेप्थ में वाटर टेबल से नीचे की बात थी, हम अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे थे, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, गामा सबमर्ज इनटू Z2 लिख सकते हो डायरेक्टली। अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकल कर आएगी, सेम आएगी दोनों से, चाहे कुछ भी कर लो। फिर दूसरा तरीका क्या है, टोटल स्ट्रेस लिखो पहले, फिर वाटर प्रेशर लिखो, माइनस करो, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी। मुझे बताओ ये चीज क्लियर आई या नहीं आई समझ में? यानी कि वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में अगर आप अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे हो तो आप वहां पे गामा सबमर्ज लिख लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टोटल स्ट्रेस निकालते समय आपको वहां पे गामा सैचुरेटेड लिखना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ओके, तो दोनों में से कोई भी अप्रोच पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल बेसिक तरीका पकड़ के चलो, या फिर आप डायरेक्टली भी अगर करना चाहो तो डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हो। गामा सबमर्ज आप यहाँ पे कंसीडर करते हो, क्योंकि गामा सबमर्ज कंसीडर करता है सॉलिड्स में, अफेक्टिव स्ट्रेस आपके सॉलिड्स की वजह से ही ट्रांसफर होते हैं, अफेक्टिव स्ट्रेस आपके सॉलिड्स की वजह से ही ट्रांसफर होते हैं। तो ये पॉइंट हमने पता होना चाहिए। चलिए, सो नेक्स्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज दैट, अब मैं सेक्शन आपके पास में लिख रहा हूँ, एट सेक्शन
एट सेक्शन बीबी, बीबी सेक्शन पे मुझे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, और विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेस एट सेक्शन बीबी, गामा इनटू Z1, so the value will be gamma into Z, yes, वैल्यू होगी आपके पास में कितनी वैल्यू होगी, गामा इंटू Z1 होगी, गामा इंटू Z1 होगी। पोर वाटर प्रेशर बताओ, 0 होगा, yes, the value of the pore water pressure will be equal to what, the value of the pore water pressure will be equal to what, 0 होगा आपके पास में, क्यों, there is no pressure head, क्योंकि उसके ऊपर कोई वाटर की आपकी हाइट अवेलेबल नहीं है, अप टू किस हाइट तक आपका वाटर अवेलेबल है आपको कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो प्रेशर हेड क्या होगा, इस पॉइंट पर 0 आएगा, सो गामा डब्ल्यू इंटू pressure head into pressure head, it will be equal to what, it will be equal to 0, it will be equal to 0। टोटल स्ट्रेस कितनी, इफेक्टिव कितना होगा, इफेक्टिव कितना होगा, गामा इंटू Z1, यस, इफेक्टिव विल बी इक्वल टू गामा इंटू, इफेक्टिव विल बी इक्वल टू गामा इंटू Z1, इफेक्टिव होगा आपके पास में कितना, गामा इंटू Z1 के बराबर आपके पास इफेक्टिव निकल के आएगा। चलिए ये तो आपके पॉइंट क्लियर है, आपके पॉइंट क्लियर है। अब जस्ट मैं एक चीज यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, एक नया चीज बता रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत सारे, किस तरह के, आपको जो बेसिकली अफेक्टिव स्ट्रेस आप निकाल रहे हो ना, आप जो यहाँ पे स्ट्रेसेस निकाल रहे हो, आपने टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखा, सॉरी आपने अलग अलग पॉइंट पे टोटल स्ट्रेसेस निकाले, आपने अलग अलग पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेसेस निकाले, आपने अलग अलग पॉइंट्स पे पोर वाटर प्रेशर निकाला, आपने अलग अलग पॉइंट पे पोर वाटर प्रेशर निकाला। आपको एग्जाम में रिक्वायरमेंट पड़ती है इनके लिए अफेक्टिव स्ट्रेस, जो बेसिकली आप अगर एक चीज देखोगे, आप एक चीज यहाँ से समझ पा रहे हो कि अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रहा है आपका, अफेक्टिव स्ट्रेस आपका वेरी कर रहा है, अफेक्टिव स्ट्रेस वेरी कर रहा है आपका विद डेप्थ, ये चीज आपको समझ में आ रही है। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ में, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद डेप्थ। पोर वाटर प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ में, पोर वाटर प्रेशर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ में, पोर वाटर प्रेशर भी वेरी कर रहा है। इन द सिमिलर वे टोटल स्ट्रेस भी क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है डेप्थ के साथ में, टोटल स्ट्रेस भी आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद द डेप्थ, टोटल स्ट्रेस भी आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है विद द डेप्थ। तो आपको ये क्या है बेसिकली, आप देख रहे हो यहाँ पे कि विद डेप्थ आपको अफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन मिल रहा है, आपको डेप्थ के साथ में पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन मिल रहा है, आपको डेप्थ के साथ में टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन की आपको बेसिकली ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे चल के, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स बनाने की। ये जो चीज आप यहाँ पे इस तरह से वैल्यू के फॉर्म में बता रहे हो ना, ये जो आप टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन बता रहे हो यहाँ पे वैल्यू के फॉर्म में, आप पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन बता रहे हो वैल्यू के फॉर्म में, आप अफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन बता रहे हो वैल्यू के फॉर्म में, इसी सेम चीज को आप एक डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम, यू कैन रिप्रेजेंट द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम्स, एंड उनको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स, इनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। अभी जो डायग्राम मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ ना, ये जो डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बनाने सिखा रहा हूँ, आपका जो टॉपिक आएगा अर्थ प्रेशर जब आप पढ़ोगे, एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर जब आप पढ़ोगे, आपका पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ इन डायग्राम्स के ऊपर ही बेस्ड होगा, इन डायग्राम्स के ऊपर ही बेस्ड होगा। अगर आपने डायग्राम बनाने का तरीका सीख लिया तो वो टॉपिक आपका बहुत इजीली निकल जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ प्रेशर टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, डेफिनेटली उससे हर साल क्वेश्चन आता रहता है आपका एग्जाम में। तो एक बार अच्छे से डायग्राम को समझो, कि किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, एक बार अच्छे से समझो डायग्राम को कि किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स बना सकते हो। देखना जरा जस्ट, अब एक तरीका समझ लेना आप, एक बार तरीका समझ लो, हर एक जगह पे डायग्राम ऐसे ही प्लॉट करे जाएंगे। तो देखो तरीका क्या रहेगा, जस्ट जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करा, मैं इसमें क्या बनाना चाहता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा मैं डायग्राम, जस्ट आप डायग्राम देखो, डायग्राम बनाने का तरीका क्या रहेगा आपके पास। जैसे कि ये आपके पास यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल है, आपने अलग अलग सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस निकाल रखा है, आपने अलग अलग सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर निकाल रखा है, आपने अलग अलग सेक्शन पे अफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रखा है, तीनों चीजें आपने कैलकुलेट कर रखी है, उसमें कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। सो लेट अस सपोज मैं क्या बनाना चाहता हूँ, लेट अस सपोज मैं टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं टोटल स्ट्रेस का जो वेरिएशन है, टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, इस सेम चीज को मैं एक डायग्राम के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताना चाहता हूँ, इस सेम चीज को मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताना चाहता हूँ। कैसे बताऊंगा देखो जरा, कैसे बताओगे, सिंपली एक तरीका समझ लीजिए डायग्राम बनाने का। लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, क्लियर है, ये लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन पे अलग अलग जो भी पॉइंट्स हैं आपके पास में, उन पॉइंट्स को मार्क कर लो,
ये सब क्या है आपके पास में पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है आपके पास में पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ए सेक्शन है ना, ए सेक्शन है तो इसको ए पॉइंट बोल दिया। ये बी पॉइंट है, बी सेक्शन था तो इसको बी पॉइंट बोल दिया आपने। बी, ये सी है इसको सी बोल दिया, ये जो सी पॉइंट है इसको क्या बोल दिया हमने, सी बोल दिया। तो एक लाइन जस्ट ड्रॉ करी, एक लाइन जस्ट ड्रॉ करी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अब मैं डायग्राम कौन सा बना रहा हूँ, मैं डायग्राम बना रहा हूँ टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यानी कि एक ऐसा डायग्राम मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ जिसको देख के आपको आइडिया लग जाए कि टोटल स्ट्रेस किस तरह से वेरी कर रहा है, टोटल स्ट्रेस किस तरह से वेरी कर रहा है। तो ए पॉइंट है, मुझे ए पॉइंट पर बताओ टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है क्या कुछ, ए पॉइंट पे कोई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अवेलेबल है, नहीं है। ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस जीरो है, ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या है, जीरो है। ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस जीरो है, ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस आपके पास में जीरो है। अगर ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस जीरो है, अगर ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस जीरो है, अब देखना जरा, ये तो एक वर्टिकल लाइन है बेसिकली। अब जो एक्स एक्सिस होगा ना, एक्स एक्सिस पे आप क्या मार्क करोगे, टोटल स्ट्रेस की वैल्यूज को मार्क करोगे। एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लेट अस सपोज ये वाई डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। सो वाई डायरेक्शन में आपने लाइन ड्रॉ करी। अब एक्स डायरेक्शन में क्या करोगे, आप एक्स डायरेक्शन में क्या करोगे, प्रेशर्स की वैल्यू को मार्क करोगे अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे। सो मुझे ये बताओ ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या कोई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अवेलेबल है क्या, ए पॉइंट पे क्या कोई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। अगर ए पॉइंट पे कोई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मुझे आप ये बताओ क्या ए पॉइंट पे, क्या ए पॉइंट में कोई एक्स डायरेक्शन में आप शो करोगे क्या लाइन, क्या ए पॉइंट पे कोई एक्स डायरेक्शन में आप लाइन शो करोगे, मतलब जीरो ऑर्डिनेट है, जीरो है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना है, जीरो है, कुछ शो करेंगे क्या, नहीं शो करेंगे। एक्स डायरेक्शन में मतलब क्या है, जीरो है, कुछ शो नहीं करेंगे वहां पे। चलिए नेक्स्ट हम आगे आए, तो यानी कि ए पॉइंट पे कुछ नहीं आएगा। अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है ये सब है। हाँ तो ए पॉइंट पे कुछ नहीं आएगा, ए पॉइंट पे कुछ नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ अगर मैं बी पॉइंट पे बात करूं, अब मैं बी पॉइंट पे बात करूंगा तो बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, बी पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, गामा इंटू जेड वन। यस, बी पे वैल्यू कितनी है, गामा इंटू जेड वन है, बी पे वैल्यू कितनी है, गामा इंटू जेड वन है। तो ये है आपकी गामा इंटू जेड वन, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, गामा इंटू जेड वन है, दिस इज अवर गामा इंटू जेड वन। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, बी पॉइंट पे कितना है, गामा इंटू जेड वन है आपके पास, चलो इसको यहाँ पे लिखो, गामा जेड वन है, दिस इज गामा इंटू जेड वन, दिस इज गामा इंटू जेड वन। सी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, ये लिखी वैल्यू सी पॉइंट पे, ये वैल्यू लिखी हुई है क्या, सी पॉइंट पे लिखी हुई है। तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर है आपके पास में उसको यहाँ पे शो कर दो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली इस बी के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही वैल्यू है, इस बी वाले पॉइंट के कंपैरिजन में तो क्या है, ज्यादा ही है ना, इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है। अब लास्ट में क्या करोगे आप लोग, अब लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको क्या करना है, इनको सबको क्या करो, ये मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है बेसिकली यहाँ पे जो गामा इंटू जेड वन के यहाँ पे मैंने जो पॉइंट मार्क कर रखा है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, ये जो मैंने अभी ब्लैक से डिस्टेंस ड्रॉ करा है इसकी वैल्यू कितनी है, गामा इंटू जेड वन है। यस, इसकी वैल्यू कितनी है, गामा इंटू जेड वन है, सभी को चीज क्लियर है, इसकी वैल्यू है गामा इंटू जेड वन। अब मुझे ये बताओ, ये जो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने मार्क कर रखा है जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, गामा जेड वन प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड टू, गामा जेड वन प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड टू, यस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड टू। चलिए तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी है, ये वैल्यू है आपके पास में गामा जेड वन प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू इंटू जेड टू, गामा सैचुरेटेड इंटू
Z2 इंटू Z2। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको क्या कर लो, इनको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। कैसे? इस तरह से इनको क्या कर लिया, इनको यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, इनको यहाँ पे इस तरह से क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब जस्ट ये डायग्राम आप देखो, अब ये जस्ट डायग्राम देखो, अब ये बताओ ये डायग्राम को देख के आपको इस डायग्राम को देख कर क्या पता लग रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे ये जो ऑर्डिनेट्स है ना, ये जो ऑर्डिनेट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे, ये जो आपने यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे जो ऑर्डिनेट्स मार्क कर रखे हैं इस तरह से, लेट अस सपोज मैं इसकी कोई भी डेप्थ कंसीडर करूं, इसकी मैं कोई भी डेप्थ कंसीडर करूं, और कोई भी डेप्थ पे अगर मैं ये ऑर्डिनेट देखूंगा, किसी भी डेप्थ पे अगर मैं ये ऑर्डिनेट देखूंगा इस तरह से, जो ये सब है, ठीक है, ये जो है किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे ये ऑर्डिनेट्स आपको क्या शो कर रहे हैं, ये सब क्या शो कर रहे हैं आपको, ये सब ऑर्डिनेट्स आपको क्या शो कर रहे हैं, बोलो जरा। टोटल स्ट्रेस वैल्यू एट दैट सेक्शन, यस, ये आपको क्या शो कर रहा है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू शो कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन ये आपको शो कर रहे हैं टोटल स्ट्रेसेस की वैल्यूज। क्लियर है? जस्ट ये आपको समझ में आता है, ये आपको समझ में आता है। अब जस्ट मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, लेट अस सपोज ये डेप्थ कितनी है आपके पास, लेट अस सपोज ये डेप्थ है आपके पास में, मैंने इसको बोल दिया h बोल दिया, इसको मैंने h1 बोल दिया, इसको मैंने h1 बोल दिया, तो मुझे क्या आप x की वैल्यू बता सकते हो कितनी है, इसको मैंने h1 बोल दिया तो x की वैल्यू कितनी है, बोलो। गामा इंटू h1, क्लियर है? चलिए गामा इंटू h1 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, गामा इंटू h1 है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे क्या बताओगे, लेट अस सपोज ये हाइट मैंने बोल दी, ये हाइट मैंने बोल दिया h2, ये h2 हाइट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू गामा इंटू h2, गामा इंटू h2, गामा इंटू h2। चलिए गामा इंटू h2, ये चीज आपको समझ में आई, यहाँ से ये चीज आपको समझ में आती है। अब जस्ट इस डायग्राम का आपको सिग्निफिकेंस आया क्या समझ में, कि डायग्राम आपको क्या बता रहा है, कि ये टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, किसी भी सेक्शन पे किसी भी पॉइंट पे आपको टोटल स्ट्रेस की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर है? ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है? अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जब आप इस बी सेक्शन पे पहुंचे ना, बी सेक्शन पे पहुंचने के बाद में जो आगे आपने लाइन ड्रॉ करी ना, ये रेड वाली जो लाइन आपने ड्रॉ करी बी सेक्शन पे पहुंचने के बाद में, और ये जो बी सेक्शन से ऊपर ये जो आपने इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, इन दोनों लाइंस का आप मुझे ये बताओ, क्या स्लोप सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? इन दोनों लाइंस का स्लोप सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट क्यों हुआ? डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट होगा क्यों? डिफरेंट क्यों है? यस, गामा सैचुरेटेड। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि आपका यूनिट वेट भी तो चेंज कर रहा है, गामा चेंज करा इसलिए स्लोप डिफरेंट हुआ, यूनिट वेट चेंज करेगा इसलिए स्लोप क्या होगा, डिफरेंट होगा, यूनिट वेट चेंज करेगा इसलिए स्लोप डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैं कोई एक्जेक्टली स्केल पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, हो सकता है इसलिए आपको क्या दिखाई दे रहा हो, सेम स्लोप दिखाई दे रहा हो। बाकी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ आगे के लिए, जिससे कि आपको क्लियर आइडिया रहे। इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे हुआ है आपका क्या, यहाँ पे आके क्या होगा कर्व का, यहाँ पे आके स्लोप चेंज होगा, यहाँ पे आगे क्या होगा, स्लोप चेंज होगा एज गामा चेंज, बिकॉज गामा क्या हुआ है, चेंज हुआ है, इसलिए स्लोप क्या होगा, चेंज होगा, इसलिए स्लोप चेंज होगा। हाइट तो लीनियरली जा रही है, हाइट तो लीनियरली वेरी कर रही है, लेकिन गामा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। सो स्लोप विल नॉट बी सेम, स्लोप क्या रहेंगे, दोनों के अलग अलग रहेंगे। जब आप एग्जैक्टली स्केल पे डायग्राम बनाओगे, आप वैल्यूज को प्लॉट करोगे, तो आपको स्लोप डिफर करता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है? अब ये जो डायग्राम है इसका नाम क्या है, इस डायग्राम को हम कहते हैं, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज अ टोटल स्ट्रेस, एक सेकेंड,
दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल स्ट्रेस distribution diagram. That is called as a total stress distribution diagram. That is called as a total stress distribution diagram. इसको total stress distribution diagram कहा जाता है. क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको टोटल स्ट्रेस का अलोंग द टैब. तो ये डायग्राम बनाने का तरीका आपको समझ में आया कैसे डायग्राम प्लॉट करना है. डायग्राम कैसे प्लॉट करना है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो ये पॉइंट सभी को क्लियर है. ये पॉइंट जो है आपका सभी को क्लियर है. चलिए, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ जिस तरह से आपने यहाँ पे टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया है, जैसे आपने टोटल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया है, इन द सिमिलर वे हम क्या बना सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना सकते हैं. इन द सिमिलर वे आप इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना सकते हैं. सो देखते हैं कैसे बनाएंगे. सेम तरीका रहेगा, कोई किस तरह का डिफरेंस नहीं है. नो डिफरेंस, कोई किस तरह का डिफरेंस नहीं है आपके पास में. देखो जरा क्या करना है आपको. जस्ट इधर बना लेते हैं, यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं, यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं. देखिएगा जरा, आपको बनाना है डायग्राम बनाना है. क्या करोगे तरीका, सेम लाइन ड्रॉ करिए. आपने लाइन ड्रॉ करी. ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये ए सेक्शन है. मैं प्रीवियस वाले केस को ही उठा रहा हूँ, बिल्कुल जो प्रीवियस वाला केस है उसी को उठा रहा हूँ. ये बी है और ये सी है. ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया. ए पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है. ए पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस कितना है, 0 है. ए पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस 0 है. अगर ए पॉइंट पे अफेक्टिव स्ट्रेस 0 है तो मुझे बताओ ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कोई ऑर्डिनेट आएगा क्या. ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कुछ आएगा, नहीं आएगा. ए पे एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं आएगा. ए पे एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं आएगा. अगर कुछ नहीं आएगा तो ये एज इट इज यहीं पे रहेगी लाइन. ठीक है. बी पे कितना है अफेक्टिव स्ट्रेस, बी पे कितना है, गामा इंटू Z1 है. यस, गामा इंटू Z1 है. अगर ये गामा इंटू Z1 है, ये अगर गामा इंटू Z1 है तो ये यहाँ पे क्या करो, लाइन ड्रॉ करो. लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे इसको शो कर दो. इस वैल्यू को यहाँ पे शो कर दो. ये वैल्यू कितनी होगी, गामा इंटू Z1 होगी. ये कितना है ये होगा गामा इंटू Z1 होगा. अब आओ आप कहाँ पे, सी पॉइंट पे आओ. सी पॉइंट पे बताओ कितना है. सी पॉइंट पे वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी है सी पॉइंट पे वैल्यू. ये ऊपर लिख रखी है सी पॉइंट पे वैल्यू गामा इंटू Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2. तो यहाँ पे मार्क कर लो इसको मार्क कर लिया. ठीक है, इसको मार्क कर लिया. ये डिस्टेंस है कितना, ये जो मैंने अभी लाइन मार्क करी है ब्लैक वाली, ये वाली ऑर्डिनेट होगी कितनी, ये ऑर्डिनेट कितना है तो मैंने अभी मार्क करा है. ये कितना होगा, गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2. यस, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में कितनी, ये रहेगा गामा Z1 प्लस गामा सबमर्ज इंटू Z2 रहेगा, इंटू Z2 रहेगा. अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट आपका काम क्या है, नेक्स्ट आपका काम है इनको क्या कर लो आपस में. नॉइस नहीं आ रही क्या, नॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है आपको, वॉइस आ रही है क्लियर. अच्छा, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है. बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है बैकग्राउंड वॉइस में. ओके, बाकी को भी दिक्कत आ रही है बैकग्राउंड वॉइस में ना. ठीक है, जस्ट 1 मिनट रुको, फिर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको. अब बताओ अभी कैसी है कंडीशन, अब बोलो. हवा को बोल दीजिए सर, हवा को बोल दिया. हवा को ही बोलने गया था मैं, हवा चली गई है. ठीक है, हवा को ही बोलने गया था. चलिए. सो क्या है आपका, अब क्या करना है नेक्स्ट आपका अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना क्या है. अब नेक्स्ट काम क्या होगा, इनको ज्वाइन कर लो आपस में. इनको क्या करो आपस में, इस तरह से ज्वाइन कर लो. इनको जस्ट क्या करो आप लोग, इस लाइन क्या करो, इनको इस तरह से ज्वाइन कर लो. इनको ज्वाइन कर लो. अब अगेन वही फिर से सेम चीज आती है,
अगेन वही फिर से सेम चीज आती है, ये जो एंगल है मुझे बताओ ये स्लोप दोनों सेम रहेंगे क्या? क्या थीटा वन जो है विल इट बी इक्वल टू सेम एज दैट ऑफ थीटा 2? विल इट बी सेम एज दैट ऑफ थीटा 2? क्या सेम रहेगा क्या? नहीं, सेम नहीं रहेगा। सो थीटा क्या है, थीटा 2 के बराबर नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। रीजन क्या है? स्लोप चेंज होगा लाइन का। जब आप एक्जैक्टली स्केल पे ड्रॉ करोगे, जब आप एक्जैक्टली स्केल पे ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, एक्जैक्टली इसके बारे में आइडिया लग जाएगा जब आप प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तब। चलिए ये पॉइंट यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट, सो ये क्या है आपका? दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज द, इस डायग्राम को क्या कहते हैं? अब ये बताओ, ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये वाला जो डायग्राम है, क्या ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इफेक्टिव स्ट्रेसेस की वैल्यू बता रहा है? सिमिलरली जैसे यहाँ पे अलग अलग ऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे तो ये सब ऑर्डिनेट्स आपको क्या शो कर रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे, डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे क्या ये आपको इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बता रहे हैं? ये आपको बता रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस, ये आपको बता रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है इन द सॉइल मास। सो देयरफॉर दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस डायग्राम को कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बोलो सब लोगों को क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इनको अच्छे से बनाना सीख लो। मैं क्लियर कह रहा हूँ, इन डायग्राम को अच्छे से बनाना सीख लो। जब आप चैप्टर अर्थ प्रेशर पढ़ोगे, जब आप रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर आपका, पूरा का पूरा चैप्टर आपका सिर्फ इन डायग्राम्स पे बेस्ड है। पूरा चैप्टर आपका इन डायग्राम्स पे बेस्ड है। आपने अगर डायग्राम यहाँ पे अच्छे से सीख लिया ना, तो अर्थ प्रेशर आपका यूं निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत ईजी चैप्टर है अर्थ प्रेशर। बस रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बनाना आना चाहिए। यही सेम डायग्राम आपको वहां पे बनाने हैं। क्लियर है? यही सेम डायग्राम आपको वहां पे चल के बनाने हैं। चलिए यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट हम डायग्राम ए को ड्रॉ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर द पोर वाटर प्रेशर। ये है, मार्क कर लो सेक्शंस। ये ए है, ये बी है, एंड ये क्या है? सी है। ए है, बी है, सी है। ए पे कितना है पोर वाटर प्रेशर? ए पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? 0 है। 0 है तो कुछ नहीं आएगा। बी पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? बी पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? बी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर 0 है। सी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? सी सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? गामा डब्ल्यू इंटू जेड टू, गामा डब्ल्यू इंटू जेड टू। तो ए पे क्या है? 0, कुछ नहीं है। बी पे कुछ नहीं है। सी पे क्या आएगा? सी पे ड्रॉ कर लो। यस, गामा सी पे ड्रॉ करो। गामा इंटू जेड टू। अब ये बताओ, ये जो वेरिएशन है ये होना शुरू हुआ है कहाँ से? बी पॉइंट से वेरिएशन होना शुरू हुआ है पोर वाटर प्रेशर का। वाटर टेबल से नीचे वेरिएशन होना शुरू हुआ है पोर वाटर प्रेशर का। सो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? इसको बी पॉइंट से शुरू करोगे, क्योंकि इस वाले जोन में कुछ नहीं है। इस वाले जोन में क्या है? कोई किस तरह का पोर वाटर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कोई आप ऑर्डिनेट शो नहीं करोगे, आप बी से इसको स्टार्ट करोगे। अब जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ये जो पोर वाटर प्रेशर आपके पास में है, देखो अगर हम इसके नेचर की बात करें, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो नेचर दो तरह के हो सकते हैं। नेचर में भी पॉजिटिव, नेचर में भी नेगेटिव। नेचर में भी पॉजिटिव, नेचर में भी नेगेटिव। आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी बोल सकते हो, आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी को भी बोल सकते हो। सो नेचर बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कॉम्प्रेसिव या हो सकता है टेंसाइल, या तो हो सकता है कॉम्प्रेसिव या फिर हो सकता है टेंसाइल। सो कॉम्प्रेसिव, अब कॉम्प्रेसिव या फिर टेंसाइल दो तरह के हो सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव बोल दो, आप दोनों में से किसी को भी नेगेटिव बोल दो, आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों में से किसी को भी पॉजिटिव बोल सकते हो, आप दोनों में से किसी को भी नेगेटिव बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ, ये जो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है बिलो द वाटर टेबल, ये जो वाटर टेबल से नीचे आपका जो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे ये बताओ, ये प्रेशर, ये जो प्रेशर है बेसिकली इसका नेचर कैसा है? इज इट कॉम्प्रेसिव और इज इट इन टेंशन? ये टेंशन में है फिर ये कॉम्प्रेशन में है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कॉम्प्रेशन में, या फिर ये टेंशन में है? ये पानी जो है वाटर टेबल से नीचे, ये कॉम्प्रेशन में है या फिर ये टेंशन में है? बिलो वाटर टेबल ये जो पानी है वाटर टेबल से नीचे, ये कॉम्प्रेशन में है या फिर ये टेंशन में है?
अब जस्ट एक बात समझो, एक बात समझो, इस डायग्राम पर आओ। कहाँ गया डायग्राम? ये डायग्राम है आपके पास में, ये हैं सॉइल के पार्टिकल्स, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है प्रेजेंट? वाटर प्रेजेंट है। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो मुझे ये बताओ, ये वाटर क्या कर रहा है? नीचे स्ट्रेस ट्रांसफर करवा रहा है। ये वाटर क्या करवा रहा है? नीचे स्ट्रेस ट्रांसफर करवा रहा है। अब ये वाटर नीचे जो स्ट्रेस ट्रांसफर करवा रहा है, ये बेसिकली स्ट्रेस, ये जो वाटर का स्ट्रेस है, ये है किसकी वजह से? ये वाटर का स्ट्रेस किसकी वजह से है? ये जो स्ट्रेस ट्रांसफर हुआ किसकी वजह से हुआ है? क्यों क्यों डेवलप हो रहा है वाटर की वजह से स्ट्रेस? ये वेट की वजह से, वेट ऑफ वाटर एक्ट कर रहा है, इसी वजह से डेवलप हो रहा है। भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यस बिल्कुल, ग्रेविटी, ग्रेविटी बोलने का मतलब है वेट। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने फ्लूइड में पढ़ा है। आपने फ्लूइड में, मैंने बोला था कल आपको कि पोर वाटर प्रेशर, जिसको आप यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर बोलते हो, वही एफएम में क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का रीजन क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से लगता है? किसकी वजह से लगता है? नहीं, वाटर, वाटर की वजह से तो लगता है। वाटर का वेट होता है ना बेसिकली, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर की वजह से होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ वाटर। अब जस्ट आप एक बात समझना, जस्ट आप एक बात समझना, नीचे से ये सेक्शन आपका फिक्स्ड है, एक्स एक्स सेक्शन आपने कंसिडर कर रखा है, एक्स एक्स सेक्शन आपने कंसिडर कर रखा है। इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका वेट नीचे लग रहा है, जिनका वेट नीचे लग रहा है। मतलब नीचे से सेक्शन फिक्स कर दो, ऊपर से वाटर का वेट नीचे लग रहा है, ऊपर से वाटर का वेट नीचे लग रहा है। तो वाटर का वेट क्या, ऊपर वाले जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो क्या नीचे वाले पानी के पार्टिकल को दबा रहे होंगे क्या अपना वेट को नीचे एग्जर्ट करवा के? क्या वो अपने वेट को नीचे एग्जर्ट करवा के क्या वो नीचे वाले पानी के पार्टिकल को दबाने की कोशिश कर रहे होंगे? दबा रहे होंगे, दबा रहे होंगे एक तरह से। yes, अगर ये दबा रहे हैं बेसिकली, अगर ये कंप्रेस, अगर ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये पानी है किसमें? ये किसमें था बेसिकली? कंप्रेशन में था या फिर ये टेंशन में था? ये कंप्रेशन में था। ये किस में था? ये कंप्रेशन में था। दैट इज इन द कंप्रेशन। अब जस्ट मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जस्ट मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर पानी कंप्रेशन में था, अगर पानी कंप्रेशन में था बिलो दी वाटर टेबल, बिलो दी वाटर टेबल अगर आपका पानी कंप्रेशन में था, तो मुझे जस्ट एक बात बताओ, अगर बाई चांस पानी जो है राइज कर जाए ऊपर इस तरह से, पानी जो है इस तरह से क्या कर गया? ऊपर राइज कर गया। अब ये जो पानी ऊपर राइज करके जा रहा है, ये जो पानी ऊपर राइज करके जा रहा है, ये वाला पानी मुझे बताओ कंप्रेशन में या फिर टेंशन में है? इस पानी पे कंप्रेशन लग रहा है या टेंशन लग रहा है? इसके ऊपर टेंशन डेवलप हो रहा है। इसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है? टेंशन डेवलप हो रहा है। इसके ऊपर डेवलप हो रहा है टेंशन, इसके ऊपर डेवलप हो रहा है टेंशन, इसके ऊपर टेंशन डेवलप हो रहा है। क्लियर है? कैसे? वाटर टेबल से नीचे पानी दब रहा है, वाटर टेबल से नीचे पानी दब रहा है। अब हुआ क्या? वाटर टेबल से ऊपर पानी, वाटर टेबल से ऊपर पानी खींच रहा है। ठीक है, वाटर टेबल से ऊपर पानी गया मतलब कि कोई ऐसा फोर्स है, वाटर टेबल से ऊपर पानी जा रहा है, वाटर टेबल से ऊपर पानी जा रहा है, मतलब कि कोई ऐसा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वाटर टेबल से ऊपर, वाटर टेबल से ऊपर कोई ऐसा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो कि उस पानी को पकड़ के ऊपर खींच रहा है। अब जस्ट यहाँ पे बात देखो ना, पानी कहाँ तक था? पानी तो वाटर टेबल से नीचे था, पानी तो वाटर टेबल से नीचे था, लेकिन लेकिन ये पानी ऊपर राइज करा, ऊपर राइज करा। ऊपर ये क्यों राइज करा? ये पानी ऊपर इसलिए राइज करा क्योंकि कोई ऐसा फोर्स वहां पे है, कोई ऐसा फोर्स वहां पे है जो कि इस पानी को, जो कि इस पानी को वाटर टेबल से ऊपर पकड़ के खींच रहा है, जो कि इसको वाटर टेबल से ऊपर पकड़ के खींच रहा है। अगर वो पानी को ऊपर पकड़ के खींच रहा है, यस, अगर वो पानी को ऊपर पकड़ के खींच रहा है, मतलब वो पानी में क्या डेवलप करवा रहा है? टेंशन या कंप्रेशन? मतलब वो पानी में क्या डेवलप करवा रहा है? टेंशन या कंप्रेशन? टेंशन डेवलप करवा रहा है। दैट इज डेवलपिंग द टेंशन, दैट इज डेवलपिंग द टेंशन। वो टेंशन डेवलप करवा रहा है। तो वाटर टेबल से ऊपर जो कैपिलरी जोन में पानी आपका प्रेजेंट है, वाटर टेबल से ऊपर जो कैपिलरी जोन में आपका पानी प्रेजेंट है, दैट वाटर विल बी इन द टेंशन या फिर कंप्रेशन? वो वाटर टेंशन में होगा या कंप्रेशन में होगा? जो वाटर टेबल से ऊपर कैपिलरी जोन में वाटर वाटर प्रेजेंट है, टेंशन में होगा, टेंशन में होगा। दैट विल बी इन द टेंशन, दैट विल बी इन द टेंशन। एंड मुझे ये बताओ, ये जो पानी ऊपर टेंशन में प्रेजेंट है, ये जो पानी ऊपर टेंशन में प्रेजेंट है, क्या इसमें भी पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा होगा? क्या इस पानी में भी कुछ ना कुछ पोर वाटर प्रेशर लग रहा होगा? क्या ये पानी भी पोर वाटर प्रेशर करवाने की, डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा है? ये जो पोर के अंदर पानी आया, ये भी क्या प्रेशर डेवलप करवाने की कोशिश करेगा? क्या ये भी प्रेशर डेवलप करवाने की कोशिश करेगा?
यस, बिल्कुल प्रेशर डेवलप करवाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल प्रेशर डेवलप करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, प्रेशर तो ये वाला पानी भी डेवलप करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस वाले पानी का जो प्रेशर है, इस वाले पानी का जो प्रेशर है, उस प्रेशर का नेचर, उस प्रेशर का नेचर, जिस वाटर के प्रेशर के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, जिस वाटर के प्रेशर के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, क्या अपोजिट होगा? क्या बिल्कुल कैपिलरी जोन में जो पानी प्रेजेंट है, उस पानी का जो प्रेशर होगा, उस पानी का जो प्रेशर होगा, क्या वो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे बिल्कुल अपोजिट होगा? क्या उससे बिल्कुल अपोजिट होगा? बोलो, अपोजिट होगा क्या? अपोजिट होगा क्या? एंड दैट प्रेशर बेसिकली कैसा? अच्छा, अपोजिट तो होगा, लेकिन अपोजिट कैसा? नेगेटिव पॉजिटिव बोलोगे? अगर हम कंप्रेशन को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो आप उसको नेगेटिव बोलोगे या पॉजिटिव बोलोगे? हमने कंप्रेशन को पॉजिटिव मान लिया, तो वो पानी किसमें होगा? नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। एंड दैट नेगेटिव प्रेशर विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। दैट नेगेटिव प्रेशर विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। उसको बोलोगे क्या? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर कहोगे। दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, या फिर आप सक्शन प्रेशर भी कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द सक्शन प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर भी कह सकते हो। नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर, इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक केस आएगा आपका कैपिलरिटी वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से सेपरेटली उसको आप डिस्कस करोगे। बाकी ये कहानी क्लियर है आपको सबको। अब जस्ट इस पे आते हैं दोबारा से डायग्राम पे। मुझे ये बताओ, ये जो पानी है ये किस में है? कॉम्प्रेशन टेंशन, कॉम्प्रेशन टेंशन, कॉम्प्रेशन है। सो मैं कॉम्प्रेशन को इधर मैंने शो किया है, किधर साइड पे? कॉम्प्रेशन को मैंने इधर शो करा है, किधर साइड पे? कॉम्प्रेशन मैंने शो करा है कहाँ पे? राइट साइड पे। कॉम्प्रेशन मैंने शो किया है किधर? राइट साइड पे। राइट साइड पे पॉजिटिव मैंने इसको शो करा है, पॉजिटिव मैंने शो करा है। अगर बाई चांस मुझे अब नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर का नेचर आपको शो करना होगा, अगर मुझे नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर का नेचर शो करना होगा, तो मुझे बताओ, नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूंगा, तो वो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या इस लाइन के, वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे ड्रॉ करूं या फिर लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करूं? लेफ्ट में। चलो, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। किधर शो करोगे? लेफ्ट में शो करोगे। यस। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में ना, कॉम्प्रेस। अब इसके लिए एक अलग से सेपरेट केस हम डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन, सो ये क्या है आपका? ये है आपका पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस डायग्राम को बोलेंगे क्या? दिस इज पोर वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन diagram. This is called as a pore water pressure distribution diagram. This is called as a pore water pressure distribution diagram. So diagram कैसे कैसे प्लॉट करने हैं वो चीज आपको मैंने सिखा दी है। डायग्राम कैसे आप प्लॉट करोगे, that thing we have discussed now. अब अपना आगे मूव कर रहे हैं। अब देखिएगा जरा, एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन से इतने सारे कंक्लूजन आप निकाल के लेके आओगे, उस क्वेश्चन से आप इतने सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल के आओगे, बहुत सारे। सो एक क्वेश्चन हम डायरेक्टली अब डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक क्वेश्चन लिखेंगे जरा नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, मुझे जस्ट ये बताओ कि ये सब जो एक्वेफर है, एक्वेक्लूड है, ड्यूपिट्स थ्योरी, थीम्स थ्योरी, ये सब यहाँ पे आपको सॉइल में ही पढ़ाना है या फिर ये एनवायरनमेंट के लिए होगा? आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज में। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे मैं वैसा करा दूंगा। वैसे मैं पर्सनली, ठीक है, मुझे जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे सर, जहाँ आपको नहीं, देखो कन्वीनियंट दोनों जगह पे है। जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इन्वायरमेंट आप पढ़ाओगे, देखो इन्वायरमेंट मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो शेड्यूल कुछ पता नहीं है आगे का क्या होने वाला है। सर आप ही बढ़ाओगे, सर आप ही बढ़ाओगे, आप दोनों सब्जेक्ट आगे बढ़ाओगे, तो दोनों सब्जेक्ट आगे बढ़ाओगे एनवायरमेंट। हाँ एक्चुअली में मीनाक्षी अभी कुछ पता नहीं है कि स्लॉट किस तरह से लगे, देखो आगे का फ्यूचर का नहीं पता है कि मैं पढ़ाऊंगा या कोई पढ़ाएगा, क्योंकि फैकल्टीज और भी हैं, किसी को कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्लॉट्स, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट्स।
कि मेरा स्लॉट अवेलेबल होता है, मैं खाली रहता हूँ या फिर कोई अदर फैकल्टी करते हैं, तो अभी श्योर नहीं हूँ मैं। बाकी मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं इस टॉपिक को पर्सनली पढ़ाता हूँ कहाँ पे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप, सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जगह पे हम पढ़ सकते हैं। सो जस्ट वो आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप बोलोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि सर इन्वायरमेंट में होगा तो इन्वायरमेंट में करा दूंगा, सॉइल में बोलोगे तो मैं इसको सॉइल में पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वायरमेंट का अभी कुछ पता नहीं है सर, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाते हो। हाँ, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाते हो। अब जब चीज़ें सिंपल ही हैं, चीज़ें सिंपल ही तो हैं, सो जब चीज़ें सिंपल हैं तो उनको सिंपल तरीके से तो बताया जाएगा। मान लो सिंपल चीज़ को मैं आपको टफ तरीके से बताऊंगा तो कैसे काम चलेगा फिर। इन्वायरमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा मैं भी, इन्वायरमेंट मैं भी पढ़ाता हूँ। मैंने अ, पता चल रहा दूसरे बोले कि सॉइल पढ़ा होगा, सॉइल में पढ़ा होगा, इसमें ही पढ़ा देना सर। ठीक है, मैं इसमें पढ़ा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक को जो है मैं इसमें सॉइल में ही आपसे डिस्कस कर दूंगा। टफ तरीके से पढ़ा था सर, टफ तरीके से पढ़ा था सर, तो नहीं पढ़ा दीजिएगा, इन्वायरमेंट आपने पढ़ा दिया तो सही है। ठीक है, तो मैं इसी में पढ़ा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इस टॉपिक को भी जो है हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। बाकी इन्वायरमेंट भी नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव टेकन इन गेट, कई बार मैंने गेट में लिया है इन्वायरमेंट, तो अच्छा सब्जेक्ट है वो भी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी। तो बाकी चलो अभी अपना सॉइल करते हैं कंटिन्यू, जब इन्वायरमेंट होगा तब इन्वायरमेंट का देखेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को समझना आप जस्ट आराम से ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको इस क्वेश्चन से मिलेंगे, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है जो आप इस क्वेश्चन से निकाल कर लेकर आओगे। चलिए शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है। अच्छा चलो ठीक है, वो तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई वो जो है, हाँ बेसिकली यहाँ पे एक्वाफर वाला चैप्टर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ड्यूपिट्स वाला। लेकिन ये जो फाइनेंस मॉडुलस का भी क्वेश्चन था एक आपका, फाइनेंस मॉडुलस का वो जो टॉपिक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए होंगे जिन्होंने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा है, उनको मैंने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ाया, फाइनेंस मॉडुलस बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप बोलो यहाँ पे उसको पढ़ाना है या फिर उसको वहीं पे बिल्डिंग मटेरियल के लिए छोड़ दें। बिल्डिंग मटेरियल तो मैंने ही पढ़ाया है अभी जस्ट। एक फाइनेंस मॉडुलस का भी आपका क्वेश्चन था अभी, वो कुछ उन्होंने बाई मिस्टेक डाल दिया उसमें, बीएमसी में पढ़ा देना, बीएमसी में कर लेंगे उसको ना, गेट वालों से पूछे इधर अनूप लिया जाए, तो उसको बीएमसी के लिए कर लेते हैं, वो बीएमसी में ही करेंगे। वो बाई मिस्टेक उन्होंने वहां पे डाल दिया, तो अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर में अभी फाइनेंस मॉडल्स का क्वेश्चन अगर दिखाई देगा तो उस फाइनेंस मॉडल्स के क्वेश्चन को आप छोड़ देना, वो बीएमसी का टॉपिक है आपका, बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है वो। क्लियर है, चलिए सो क्वेश्चन देखो जरा नेक्स्ट। एक अच्छा सा लंबा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, इस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है चलिए, ये है कंडीशंस, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये है आपके पास में क्या, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है आपके पास में, यहाँ पे घास बनाकर दिखा रखी है। अब इनकी हाइट मार्क कर लो आप लोग, इनकी हाइट मार्क कर लो। ये हाइट है आपके पास में कितनी, दिस इज 3 मीटर, ये है आपके पास में 3 मीटर है। ये हाइट है आपके पास में 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अरे मैंने एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसको आप ऐसे मत करो, इसको आप ऐसे लिखो, ये है 0 मीटर, ये 0 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये है आपका 5 मीटर है, 5 मीटर है, और ये है आपका 8 मीटर है। ये आपका क्या है, 8 मीटर है। इस पार्ट में प्रेजेंट है, इस पार्ट में आपका प्रेजेंट है क्या, इन दिस पार्ट सैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे है सैंड, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपकी, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास में क्ले, यहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास में क्ले, यहाँ पे क्ले है, यहाँ पे सैंड है। ठीक है, आपको ये शो कर दिया, आपको वाटर टेबल शो करनी है, आपको वाटर टेबल शो करनी है। सो वाटर टेबल आपकी प्रेजेंट है कहाँ पे, ये है आपकी वाटर टेबल, दिस इज अवर वाटर टेबल। ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे वाटर टेबल आ गई, ये वाटर टेबल आ गई, हाइट शो कर दिया आपको, हाइट शो कर दिया, वैल्यूज लिख लो यहाँ पे कुछ, जो जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में। ई दिया हुआ है आपको, ई दे रखा है आपको, एस भी दे रखा है आपको, एस भी दे रखा है आपको, जी एस की भी वैल्यू दे रखी है आपको, जी एस की वैल्यू है 2.65 है, ई की वैल्यू कितनी है 0.6 है, 0.6 है, 40% है, 40% है,
ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे W है आपके पास में 45% है, ये 45% है, 45% है। जी यहाँ पे आपको दे रखा है 2.7 दे रखा है, 2.7 दे रखा है। सो और कोई डाटा है आपके पास में? सैंड हो गया, क्ले हो गया, वाटर टेबल आ गई आपके पास में, हाइट्स मार्क कर दिया आपको 0, 3, 5 एंड 8। ई हो गया 0.6, एक्स है 40%, 2.65 है, वाटर कंटेंट आपको दे दिया, जी की वैल्यू दे दी। अब जस्ट आप क्या करना शुरू करो यहाँ पे, मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे आपको क्या बताने हैं, वैल्यूज बतानी है। सबसे पहले मुझे वैल्यू बताओ, आप क्या क्वेश्चन क्या है आपके पास में, स्टेटमेंट लिख लो क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो, डायग्राम आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। RW, गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू तो 9.81 होगा ना, गामा डब्ल्यू तो 9.81 है ही, गामा डब्ल्यू तो 9.81 है, 9.81। लिखो स्टेटमेंट लिखो, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टोटल स्ट्रेसेस, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टोटल स्ट्रेसेस। नहीं 9.81 लेके चलोगे, 9.81 लेके चलोगे। मैं 2 पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, देखो जरा, आप एक हैबिट बना लो अपनी, एक हैबिट बना लो आप लोग खुद से। एक हैबिट क्या बनाओ आप लोग, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपको गेट में आंसर लिखने पड़ते हैं ना, उनको लिखने का तरीका समझिए। तो गेट में जो आंसर आप लिखते हो उनको लिखने का तरीका समझो। पहला तरीका तो ये है, लेटर सपोज आपने कैलकुलेशन करे, लेटर सपोज आपने कैलकुलेशन करे। अब ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, लास्ट कुछ ईयर्स की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो मुझे लगा, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। गेट में जब भी आप आंसर लिखोगे किसी चीज का, तो कैसे लिखोगे, लेटर सपोज आपकी वैल्यू निकल कर आई 2.347 वैल्यू निकल कर आई, 3.789, इस तरह की कोई वैल्यू आपकी निकल कर आई, या जब कैलकुलेट करोगे आप कैलकुलेटर से, जब आप कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू ये निकल कर आई। सो सबसे पहली पॉइंट तो ये है, सबसे पहली पॉइंट तो ये है, आप जो भी गेट में कैलकुलेशंस करोगे, जो भी आप आंसर लिखोगे गेट में, दैट शुड बी राउंडेड ऑफ एट द 2 डेसिमल प्लेसेस। वो वैल्यू आपकी राउंड ऑफ होनी चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस पे। हर एक वैल्यू को लिखने का तरीका समझ लो। अगर आपको नहीं बोल रहा ना कुछ भी अलग से, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है वो सॉल्यूशन की, भाई आपको किस तरह से रिपोर्ट करना है, तो आप सॉल्यूशन किस तरह से रिपोर्ट करोगे, आप आंसर किस तरह से रिपोर्ट करोगे, आप हर एक वैल्यू को सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखोगे, सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखोगे। मतलब क्या है बोलने का, ये जो 2.3478 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको क्या लिखोगे, सेकंड प्लेस पे राउंड 2.35 लिखोगे, इसको लिखोगे आप क्या, 2.35 लिखोगे, इसको लिखोगे 2.35, इसको 2.35 लिखोगे। सो यही एक तरीका आपको समझना है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि भाई गेट में जितने भी आज तक आंसर दिए गए हैं ना आपके प्रीवियस ईयर्स में, आंसर्स उन्होंने मोस्टली सब 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिख रखे हैं। तो कहीं पर क्या होता है, कहीं पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आपने खुद ने भी ऑब्जर्व करा होगा भी क्लासेस में, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलते हैं वैल्यू को, कुछ स्टूडेंट 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके चलते हैं, कुछ 2 डेसिमल प्लेस तक लेके चलते हैं, कोई 10 डेसिमल प्लेस तक लेके चल रहे हैं। तो हर किसी के आंसर वेरी कर जाते हैं, हर किसी के आंसर वेरी कर जाते हैं। तो कई बार आपके साथ प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है एग्जाम में, कि आपका आंसर हो सकता है कि रेंज से बाहर निकल जाए, जो एग्जामिनर आपको रेंज दे रहा है किसी आंसर के लिए, उससे बाहर ना निकल जाए आपका आंसर, ऐसी भी चांस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है, आप जो भी वैल्यू लिखोगे, आप जो भी चीज करोगे एग्जाम में आंसर में, उस वैल्यू को 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखो बस, अगर कुछ अलग से आपको नहीं बोल रहा तो। ये चीज आई समझ में सबको, कि 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखोगे हर एक वैल्यू को। इसको अभी से हैबिट बना लो अपनी, इस चीज को अभी से हैबिट बना लीजिए, हैबिट, जिससे कि एग्जाम में दिक्कतें ना हो। बोलो आया समझ में, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, कि 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखो हर एक वैल्यू को, अगर कुछ अलग से नहीं बोल रहे हैं। अदरवाइज एग्जाम में कई बार चांसेस ये क्रिएट हो जाएंगे कि आपका आंसर रेंज से बाहर निकल सकता है। और रेंज बहुत, कई बार ऐसा होता है बहुत से क्वेश्चन में रेंज बहुत बहुत नैरो होती है, नैरो रेंज होती है बहुत ज्यादा, तो एग्जामिनर बहुत नैरो रेंज दे देते हैं कई बार, तो आपका आंसर रेंज से बाहर चले जाएगा। इसमें करें, हर स्टेप में करो, हर स्टेप में करो, हर स्टेप में वैल्यू को 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करके ही लिखो। ठीक है, हर स्टेप में वैल्यूज को 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करके ही लिखिएगा। ठीक है, हर स्टेप में। चलिए, सो ये एक तो पॉइंट आया। और दूसरा पॉइंट ये है, आप जब भी जी की वैल्यू लिखते हो ना, जी की वैल्यू को आप कई बार 10 अज्यूम कर लेते हो, आप 10 अज्यूम कर लेते हो जी की वैल्यू को। कभी 10 अज्यूम खुद से मत करना, 10 कभी भी खुद से अज्यूम मत करना, 10 कभी भी खुद से अज्यूम मत करना। क्या अज्यूम करो हमेशा, 9.81 अज्यूम करो। लेकिन ये चीज मैंने अभी बताई जो आपको 10 कभी खुद से अज्यूम मत करना जब तक एग्जामिनर नहीं बोलता है।
हमेशा क्या अज्यूम करोगे, 9.81 अज्यूम करोगे। लेकिन एक और यहाँ पे भी केस बनता है, अगर बाई चांस आपके ऑप्शंस, अगर बाई चांस आपके ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, अगर बाई चांस आपके ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, इन दैट केस मुझे ये बताओ, आप जी की वैल्यू को 10 लेके चल सकते हो तो कोई दिक्कत रहेगी क्या? अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो उस केस में जी की वैल्यू को अगर 10 लेके चलो तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं, कोई दिक्कत उस केस में नहीं आएगी। उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो। अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है उस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सपोज करो ऑप्शन काफी पास पास में है, ऑप्शन काफी पास पास में है, और उस केस में आप एग्जामिनर के बिना बोले अगर आप जी को 10 अज्यूम कर रहे हो, तो क्या ये प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए? क्या ये प्रॉब्लम की बात है? ये क्या प्रॉब्लमेटिक चीज है? अगर ऑप्शन काफी पास पास में है और आपने जी को खुद से 10 अज्यूम कर लिया, तो वहां पे क्या चांस है कि आपका आंसर गलत हो सकता है? तो उसके केस में आप देखना जरा खुद से, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है और उसके बाद आप जी को 10 ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सच ऑप्शन आप आराम से कर लोगे, एक सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर ऑप्शन पास पास है और उसके बाद आप 10 लेके सोल्व कर रहे हो तो चांस है कि आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। सो क्या अज्यूम करो, 9.81 अज्यूम करो, 9.81 अज्यूम करो। चलिए, तो जस्ट ये कुछ बेसिक बात आपको बतानी थी, इसका ध्यान रखना। सो नेक्स्ट लिखो जरा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेसेस, calculate the total stresses, comma effective stresses and and effective stresses and neutral stresses at neutral stresses at at 0 meter, at 0 meter, at 0 meter comma 3 meter, 0 meter comma 3 meter comma comma 5 meter, 5 meter, 5 meter and 8 meter, 5 meter and 8 meter, 5 meter and 8 meter below the ground level, below the ground level, below the ground level, 8 meter below the ground level, below the ground level, below the ground level, below the ground level। सबसे पहले 0 मीटर पे कैलकुलेट कर लो, सबसे पहले 0 मीटर पे कैलकुलेट करिएगा वैल्यू। जीरो जीरो जीरो, क्या वैल्यूज आ रही है 0 मीटर पे? 0 0 0। आ रहे हैं आंसर? भाई ग्राउंड लेवल से नीचे 0 मीटर पे, ग्राउंड लेवल से नीचे 0 मीटर पे बोलने का मतलब है आप ग्राउंड लेवल पे ही बात कर रहे हो। ये आपको ग्राउंड लेवल दे रखा है यहाँ पे, ये क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? ग्राउंड लेवल दे रखा है। सो ग्राउंड लेवल से नीचे 0 मीटर पे, ग्राउंड लेवल से नीचे 0 मीटर बोलने का मतलब क्या है कि आप ग्राउंड लेवल पर ही निकलवा रहे हो वैल्यू को, आप ग्राउंड लेवल पर ही वैल्यू निकाल रहे हो। तो निकालो जरा वैल्यू। सो फर्स्ट केस आपके पास में क्या है? फर्स्ट केस है आपके पास में एट ग्राउंड लेवल, एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल बोलने का मतलब क्या है? 0 मीटर पे, 0 मीटर पे, 0 मीटर पे। सिंपल। टोटल स्ट्रेस कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेस? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेस? 0 0 होगा ग्राउंड लेवल पे। टोटल स्ट्रेस कितना है? 0 है, क्योंकि कोई किसी तरह का मटेरियल नहीं है ऊपर, क्योंकि कोई किसी तरह का मटेरियल ऊपर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है ग्राउंड लेवल से ऊपर तो कोई किसी तरह का स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा, कोई किसी तरह का स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। पोर वाटर प्रेशर कितना है? पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर? 0 होगा। 0 होगा पोर वाटर प्रेशर। क्यों 0 होगा? क्योंकि उससे ऊपर कोई वाटर की हाइट ही नहीं है, उससे ऊपर कहीं पे वाटर टेबल आपको दिखाई नहीं दे रहा, उससे ऊपर कोई वाटर की हाइट अवेलेबल नहीं है। तो पोर वाटर प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। नो प्रेशर हेड, ऐसा होता है ना, गामा डब्ल्यू इंटू प्रेशर हेड होता है। तो ये क्या है? 0 है। ये 0 है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा आपके पास में, आंसर आएगा आपके पास में 0, आंसर आएगा 0। चलिए, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपको पता है कितना आएगा निकल के? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? आपको पता है कितना होता है? सिग्मा माइनस यू होता है, दैट विल बी सिग्मा माइनस यू। अगर सिग्मा माइनस यू है तो कितनी हो गई वैल्यू? 0 हो गई। वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 0 हो गई। तो इस पॉइंट पे कितनी वैल्यूज आ गई? 0 0 0 वैल्यूज आ गई। 0 0 0 वैल्यू आ गई। टोटल स्ट्रेस 0 है, पोर वाटर प्रेशर 0 है, इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 निकल कर आया। इफेक्टिव स्ट्रेस भी आपका क्या निकल कर आया है? 0 निकल कर आया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं नाउ।
अब नेक्स्ट आता है आपका कहाँ पे, नेक्स्ट आपको बताना है कहाँ पे, एट 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। एट 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, तो मुझे बताओ 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल बोलने का मतलब है क्या आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप इस डेप्थ पे बात कर रहे हो क्या? 3 मीटर तो यही होगा ना ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे ये 3 मीटर है ना, ये कितना है 3 मीटर, तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 मीटर पे, 3 मीटर पे वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, 3 मीटर पे आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, 53.16,0,53.16, यस करेक्ट है, बहुत अच्छा से जल्दी आंसर बता दिया आपने, गुड, सेम। चलिए देखो क्या करना है आपको, सेम बिल्कुल, एट 3 मीटर, सेकंड पार्ट है आपके पास में कहाँ पे, एट एट 3 मीटर पे, 3 मीटर पे, 3 मीटर पे आपको निकालनी है वैल्यू, तो आपको क्या निकालना है, 3 मीटर पे निकालना है वैल्यू को, निकालो 3 मीटर पे। अब जब आप 3 मीटर पे वैल्यू को निकालोगे, सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले आप निकालोगे क्या, टोटल स्ट्रेस निकालोगे, टोटल स्ट्रेस निकालोगे, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी रहेगी 3 मीटर पे, जनरल फॉर्मूला बताओ पहले, जनरल फॉर्मूला बताओ, 3 मीटर पे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, गामा इंटू 3, दैट विल बी गामा इंटू 3, दैट विल बी गामा इंटू 3, अगर वो गामा इंटू 3 है, अगर वो गामा इंटू 3 है, तो मुझे ये बताओ गामा इंटू 3, यहाँ पे गामा कौन सा रखोगे आप इस 3 मीटर वाले पार्ट में, इस 3 मीटर वाले पार्ट में गामा कितना रखोगे, कौन से वाला गामा यूज करोगे, गामा बल्क यूज करोगे, यस, कौन सा गामा यूज करोगे, बल्क यूज करोगे, क्योंकि दैट पर्टिकुलर सॉइल इज प्रेजेंट इन दी पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, ये आपकी पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे गामा बल्क यूज करोगे, गामा बल्क आप यहाँ पे यूज करोगे, तो होगा क्या, गामा बल्क इंटू 3 होगा, दैट विल बी गामा बल्क इंटू 3। नाउ यहाँ से अब एक पॉइंट आपके पास में ये आता है, पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपको यहाँ पे पहले बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे बल्क यूनिट वेट क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बल्क यूनिट वेट इन दिस केस फर्स्ट, सो करो कैलकुलेट, भाई बल्क यूनिट वेट की वैल्यू नहीं है ना आपके पास में, तो उसको कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे, गामा बल्क होता है आपके पास, फॉर्मूला क्या है, G प्लस एस सी इंटू गामा डब्ल्यू, G प्लस एस सी इंटू गामा डब्ल्यू, G प्लस एस सी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन अपॉन 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला होता है, G प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, सो इसमें डालो वैल्यू, जरा वैल्यू डालो, 17.72 आ रहा है, 17.72 आ रहा है, 17.72 आ रहा है, चलिए 17.72, आपने जी की वैल्यू कितनी अज्यूम, ये गामा डब्ल्यू कितना अज्यूम कर रखा है, गामा डब्ल्यू कितना अज्यूम करा था, गामा डब्ल्यू कितना अज्यूम करके चल रहे हो आप लोग, 9.81, यस, सो सबने ठीक है 9.81 अज्यूम करके आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है 9.81, सो यहाँ से जब आपने कैलकुलेशन करा होगा, आप यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन कर लो गामा बल्क की, गामा बल्क यहाँ पे कैलकुलेशन करो, जी कितना दे रखा है आपको, जी दे रखा है आपको ये, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, आप ये जो यहाँ पे गामा बल्क लिखोगे, आप ये जो यहाँ पे गामा बल्क यूज करोगे, ये सैंड का गामा बल्क होगा या फिर क्ले का यूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि दो लेयर है ना, एक तो सैंड भी है यहाँ पे और क्ले भी है, सैंड का यूज करोगे या क्ले का यूज करोगे, सैंड का यूज करोगे, यस, किसका यूज करोगे, सैंड का यूज करोगे, यस, सैंड का यूज करोगे, तो ये क्या होगा, गामा बल्क होगा किसका, सैंड का, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, जी कितना है सैंड के लिए 2.65 है, प्लस एस ई, एस ई का मतलब है 0.4 इंटू ई कितना है आपके पास में 0.6 है, 0.6 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ई कितना है 0.6 है, इंटू 9.81, इंटू 9.81, 9.81 मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, ठीक है 9.81 ऊपर लिख दिया, नीचे नहीं आ रहा था, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो गामा बल्क आपके पास में कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद में गामा बल्क कितना आया, इसको मैं भी सॉल्व कर लूँ क्या, एक सेकेंड, कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास में, 0.4 इंटू 0.6 प्लस 2.65 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1.6, 17.72 आ रहा है, कितना आ रहा है 17.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आई वैल्यू, 17.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट पेज पे आगे चलते हैं, ये किसके लिए वैल्यू आ गई आपके पास में, ये सैंड की वैल्यू आ गई, सो दिस इज द गामा बल्क ऑफ द सैंड, ये गामा बल्क है किसका, सैंड का, भी इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, सो आपको टोटल स्ट्रेस निकालना था, टोटल स्ट्रेस कितना आएगा, गामा बल्क ऑफ द सैंड इंटू 3, जब आपने इसको सॉल्व करा तो 17.72 इंटू थ्री वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, यस 53.16 वैल्यू आ रही है, सो वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा की वैल्यू आ रही है आपके पास में 53.16
53.16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रही है, 53.16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वैल्यू आ रही है। सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 53.16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है वैल्यू। चलो ये वैल्यू आ रही है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर निकालो। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर आप प्रेशर हेड कैलकुलेट करोगे, यस बिल्कुल जीरो आएगा। जीरो क्या है, प्रेशर हेड अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हेड निकालना है, सो क्या होगा, सिंपल उस पॉइंट पीजियोमीटर लगाओ। पीजियोमीटर में वाटर लेवल राइज करेगा कहां तक, जहां तक उससे ऊपर वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में है। ठीक है, जहां तक उससे ऊपर वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में है, इससे ऊपर हमें नहीं पता कि किस पर्टिकुलर पॉइंट तक वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में है, वी डू नॉट नो दैट पर्टिकुलर थिंग। सो क्या होगा, प्रेशर हेड, ओ सॉरी एक सेकंड, यस यूनिट होगा यहाँ पे, स्क्वायर होगा, यस यूनिट होगी, स्क्वायर होगी, ठीक है स्क्वायर होगी। सो क्या है, प्रेशर हेड विल बी व्हाट, जीरो होगा, क्योंकि वाटर टेबल उसी एग्जैक्टली लेवल पर है। वाटर टेबल अगर उसी एग्जैक्टली लेवल पर है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यू कितना होगा, दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो। यू की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई है, जीरो आ रही है। तो अगर यहाँ से आप इफेक्टिव स्ट्रेस निकालोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा माइनस यू, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 53.16 माइनस जीरो, सिग्मा बार इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, 53.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया वैल्यू, दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये वैल्यू आ रही है। चलिए ये वाला पार्ट हो गया आपका ना। सो क्या वैल्यूज आई आपके पास में, वैल्यू आया, टोटल स्ट्रेस आ गया आपके पास में कितना, टोटल स्ट्रेस आ रहा है 53 आ रहा है, एंड पोर वाटर प्रेशर आपके पास में कितना आ रहा है, जीरो है। टोटल स्ट्रेस आपके, इफेक्टिव स्ट्रेस आया आपके पास सेम। चलिए नेक्स्ट आगे पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कहाँ पे बताना, एट 5 मीटर पे, एट 5 मीटर पे, 5 मीटर पे बताओ आप लोग, अब 5 मीटर पे बताओ, 5 मीटर पे कैलकुलेशन करो, 5 मीटर पे कैलकुलेशन करिएगा। 93.02 93.02 आ रहा है, जीरो आ रहा है, 19.62 एंड 73.4 एंड 73.4 आ रहा है वैल्यू। चलिए सो ये आपके पास सब वैल्यूज आ रही हैं। अब इसको देखो जरा, लिखो 5 मीटर पे आपको कैलकुलेशन करनी है, 5 मीटर पे आपको कैलकुलेशन करनी है। सो 5 मीटर पे कैलकुलेशन कर रही है, मतलब आप देखो जरा डायग्राम को, 5 मीटर बोलने का मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है अलग अलग पॉइंट्स की, अलग अलग टोटल स्ट्रेस की, पोर वाटर प्रेशर की एंड इफेक्टिव स्ट्रेस की। सो मुझे जस्ट पहले तो ये बता दो आप लोग, मुझे पहले जस्ट ये बता दो, इस 5 मीटर पे टोटल स्ट्रेस की इक्वेशन क्या लिखोगे, 5 मीटर पे टोटल स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन बता दो, 5 मीटर पे टोटल स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ठीक है। देखो क्या लिखोगे, सिंपल, अगर आपको 5 मीटर पे टोटल स्ट्रेस निकालना है, तो 5 मीटर से ऊपर, 5 मीटर से ऊपर, जो 5 मीटर वाले सेक्शन से ऊपर जो भी आपका मटेरियल है, उस मटेरियल का यूनिट वेट इनटू कितने डेप्थ में वो वाला यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है, सो कैसे लिखोगे जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे, पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। इस 2 मीटर हाइट में आप कौन से वाला यूनिट वेट यूज करोगे, इस 2 मीटर हाइट में आप कौन से वाला यूनिट वेट यूज करोगे, आप टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हो, गामा सेट यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग गामा सैचुरेटेड। आपको मैंने चीज कल बताई थी कि भाई अगर आप गामा सेट, अगर आप वाटर टेबल से नीचे टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हो, तो वाटर टेबल से नीचे वाले पार्ट में आप गामा सेट यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग गामा सैचुरेटेड। सो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, गामा बल्क ऑफ सैंड इनटू 3 मीटर प्लस गामा सैचुरेटेड। अब ये गामा सैचुरेटेड किसका यहाँ पे यूज करोगे, सैंड का या क्ले का, यहाँ पे किसका गामा सेट रखोगे, सैंड का या क्ले का, सैंड का होगा, बिल्कुल किसका गामा सेट होगा, सैंड का ही गामा सेट होगा। सो इक्वेशन लिख लो, जस्ट लिखो इक्वेशन, हाँ 5 मीटर पे लिखो टोटल स्ट्रेस, 5 मीटर पे टोटल स्ट्रेस कितना होगा, गामा बल्क, इसको मैंने BS लिख दिया, एस मतलब सैंड है, इनटू 3 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड, गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड है,
गामा सैचुरेटेड टू द सेंड, तो यानी कि इंटू टू। तो यहाँ पे आपके पास क्या काम बचता है, पहले आपको यहाँ पे गामा सेट निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे गामा सेट सेंड का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें इसका ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला क्या होता है, जी प्लस ई अपॉन 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 वन प्लस जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अगर आप वैल्यू को सॉल्व करोगे, अगर आप इस फॉर्मूले से वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 2.65, ई दे रखा है आपको 0.6 दे रखा है अपॉन 1 प्लस 0.6 इंटू 9.81, 9.81 कितनी वैल्यू आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, 6 19.92, ये 19 पॉइंट, ये वैल्यू आई है 19.92 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वैल्यू आ रही है आपके पास में 19.92 किलो न्यूटन पर मीटर, यस 19.93, हाँ ठीक है, वो मैंने उसको राउंड ऑफ नहीं करा, 19.93 ये वैल्यू आ रही है ना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब उसको कर लो, जस्ट वैल्यू डाल दो ऊपर। सो वैल्यू डालो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस में, गामा बल्क ऑफ द सैंड, गामा बल्क ऑफ द सैंड बोलने का मतलब है आपका 17.72 इंटू 3 प्लस इंटू 3 प्लस प्लस 19.93 इंटू 2, कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद में, सोल्व करके कितना आ रहा है 93.02 आ रहा है, यस। सो कितना आ रहा है आपके पास में, बिल्कुल 93.02 आ रहा है, वैल्यू आ रही है कितनी 93.02 आ रही है, चलो। सो वैल्यू आई आपके पास में 93.02 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। नाउ नेक्स्ट आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोर वाटर प्रेशर। सो पोर वाटर प्रेशर निकालो, कितना होगा, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू। अगर आप इस 5 मीटर वाले सेक्शन पे पीजियोमीटर लगाओगे तो वाटर टेबल उससे ऊपर कितनी हाइट ऊपर है, उस सेक्शन से वाटर टेबल कितनी हाइट ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है वाटर टेबल, उस सेक्शन से 2 मीटर हाइट ऊपर है, तो वाटर टेबल 2 मीटर हाइट ऊपर है, आपको 2 मीटर राइज देखने को मिलेगा पीजियोमीटर में, आपको 2 मीटर का राइज देखने को मिलेगा पीजियोमीटर के अंदर, एंड दैट rise in the piezometer will be what, that rise in the piezometer will be what, that will be the pressure head, that will be the pressure head। तो लिखो यहाँ पे 2 इंटू 9.81, 2 इंटू 9.81 कितना आ रहा है 19.62, इस 19.62 ये वैल्यू आ गई आपके पास में पोर वाटर प्रेशर की, दिस इज द वैल्यू फॉर द पोर वाटर प्रेशर, दिस इज द वैल्यू फॉर द पोर वाटर प्रेशर, ये पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू है। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं, इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ पार्ट को ना, इसको इधर कर ले रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो जरा, कितना होगा सिग्मा माइनस यू होगा, दैट विल बी सिग्मा माइनस यू, बोलो कितनी वैल्यू आ रही है 73.4 आ रहा है, यस चलिए 73.4 आ रहा है, 73.4 आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 73.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास में वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है आपके पास में। अब जस्ट मुझे एक चीज आप कंफर्म करके बताओ, एक चीज जस्ट आप चेक करो यहाँ पे, साथ साथ एक चीज आप यहाँ पे चेक करो कि जैसे आपने यहाँ पे निकाला सिग्मा माइनस यू करके, सो ये तो आपके पास एक जनरल अप्रोच है, ये तो आपके पास में एक जनरल अप्रोच है कि भाई मैं पहले टोटल स्ट्रेस निकालू, फिर मैं पोर वाटर प्रेशर निकालू, पहले मैं टोटल स्ट्रेस निकालू, फिर मैं पोर वाटर प्रेशर निकालू, माइनस करा के मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करूँ। मैंने आपको एक डायरेक्टली तरीका भी बताया था करने का, मैंने आपको एक जो वो केस बताया था ना केस नंबर 2, उस केस नंबर 2 में मैंने आपको वाटर टेबल से नीचे डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का एक और तरीका बताया था कि जिसमें आप गामा सबमर्ज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। सो मुझे जरा उस वाले केस की हेल्प से भी वैल्यू को चेक करके बताओ, क्या यही आती है अलग आ रही है वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ दैट केस, उस तरीके से भी मुझे आप बताओ जरा कंफर्म करके। वो वाले गामा सबमर्ज जो आपको वहां पे तरीका बताया था ना लिखने का एक, उससे भी बताओ जरा एक बारी कैलकुलेट करके। हाँ सेम आ रहा है,
सेम है, ओके सेम आई है वैल्यू, सेम आ रही है सेम बिल्कुल। सो क्लियर है। चलिए अब देखो जरा इस बार इसको एक बार, ये था ना केस। सो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है 5 मीटर पे, मुझे 5 मीटर पे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। सो अगर मुझे 5 मीटर पे अफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो इसके लिए जनरल इक्वेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जनरल इक्वेशन पूछ रहा हूँ, गामा सबमर्ज के टर्म में आप क्या बनाओगे, गामा सबमर्ज के टर्म्स में आप क्या इक्वेशन बनाओगे? आप सिंपली गामा बल्क इंटू 3 लिख सकते हो, गामा बल्क इंटू 3 लिख सकते हो। मैं अफेक्टिव स्ट्रेस के लिए इक्वेशन पूछ रहा हूँ आपसे, गामा बल्क इंटू 3 प्लस प्लस इस 2 मीटर में किसको मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 मीटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करो, गामा सबमर्ज इंटू 2, यस गामा सबमर्ज इंटू, ये इक्वेशन आई होगी ना, ये इक्वेशन बनी होगी ना आपके पास में अफेक्टिव स्ट्रेस की। हाँ यही आई है इक्वेशन सबकी, ये इक्वेशन सभी को क्लियर है? इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन, सबको इक्वेशन क्लियर है? यस गामा समर 10.12। चलिए तो ये इक्वेशन आपके पास में आ रही है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, आंसर सेम निकल के आएगा। आंसर जो है सेम निकल कर आ रहा होगा, आंसर जो है आ रहा है आपके पास में सेम, सेम ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लो जरा इसको, आप एक काम करो, अब इसको ऐसे लिखो, और करके लिखो इसको, और करके लिखो, सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा बल्क सैंड इनटू 3 प्लस गामा सबमर्ज इंटू टू। अब जब आप तुमने इसको सॉल्व करा तो सॉल्व करके कितना आ रहा है यहाँ पे, गामा सबमर्ज कैसे निकालोगे, गामा सबमर्ज कैसे निकालोगे, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, गामा सैचुरेटेड आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, ये आपने गामा सेट कैलकुलेट करा ना, ये आपने गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट कर रखा है। सो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, दैट विल बी गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू अगर आप करोगे तो आपको पास गामा सबमर्ज मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको लिखोगे क्या, इक्वेशन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 73.4 सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, सेम आ रही है वैल्यू। ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है? एक बार बता दो सब लोग कि ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है क्या, फिर अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, सभी को ये चीज क्लियर है? चलिए ये सबको क्लियर है, ये सभी को क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका अब है क्या, नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट पे। अब जरा कैलकुलेशन करो आप कहाँ पे, एट 8 मीटर पे, 8 मीटर पे कैलकुलेट करो, 8 मीटर पे 145.04, 49.05 एंड 95, यस वैल्यूज आ रही हैं सबकी बिल्कुल करेक्ट। सो सिंपली 8 मीटर पे आपको कैलकुलेशन करनी है, 8 मीटर पे कैलकुलेशन करनी है, 8 मीटर पे। सो जस्ट इस बेसिक इक्वेशन पे आओ आप लोग, बेसिक इक्वेशन पे आओ, बेसिक डायग्राम पे। हाँ डायग्राम क्या है, ये है 8 मीटर पे आपको निकालना है, 8 मीटर पे आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है। मुझे बोलते चलो वन बाय वन, मुझे बोलते चलो 8 मीटर से ऊपर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का यूनिट वेट इनटू कितनी डेप्थ में वो यूनिट वेट एग्जिस्ट कर रहा है। सो 8 मीटर से ऊपर इस 3 मीटर डेप्थ में तो कौन है, सैंड है, इस 3 मीटर डेप्थ में कौन है, सैंड है। तो इस 3 मीटर डेप्थ में जो सैंड है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 मीटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बोल दो बस, 3 मीटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, गामा बल्क। यस 3 मीटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, बल्क को मल्टीप्लाई करोगे, गामा बल्क ऑफ द सैंड बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ इस 2 मीटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 मीटर के साथ, 2 मीटर के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड, यस गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड, गामा सेट ऑफ द सैंड। क्लियर है? चलिए गामा सेट ऑफ द सैंड को मल्टीप्लाई करेंगे, गामा सेट ऑफ द सैंड। अब मुझे ये बताओ इस नीचे ये कितने डेप्थ हो गया, ये फिर से 3 मीटर रहेगा ना भाई, 5 8, ये 3 मीटर हो गया, इस 3 मीटर के साथ गामा सेट क्ले, इस 3 मीटर में गामा सेट ऑफ द क्ले, 3 मीटर में होगा गामा सेट ऑफ द क्ले। चलिए 3 मीटर में आएगा आपके पास गामा सेट ऑफ द क्ले आ जाएगा, दैट विल बी गामा सेट ऑफ क्ले। चलिए नेक्स्ट। सो अब ये इक्वेशन आ गई आपके पास में बेसिक, ये बेसिक इक्वेशन आ चुकी है आपके पास में, तो इसको लेकर आओ यहाँ पे जरा। हाँ 8 मीटर पे, 8 मीटर पे क्या हो रहा है, 8 मीटर पे, सो 8 मीटर पे आपने लिखा जैसे टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस होगा आपका गामा बी एस इंटू 3 प्लस गामा सेट ऑफ द सैंड इंटू 2 और प्लस गामा सेट ऑफ क्ले लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे सी इंटू 3,
तो यहाँ पे अब एक पॉइंट ये आता है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक गामा सेट जो है ना क्ले का, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। गामा सेट ऑफ क्ले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है आपके पास में, डालो यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू डालो, वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू लिखो। जी कितना है क्ले के लिए, क्ले का जी कितना दे रखा है इन्होंने, क्ले का जी कितना दिया है क्वेश्चन में, क्ले के लिए जी कितना दे रखा है 2.7 दे रखा है। यस, क्ले के लिए दे रखा है 2.7 दे रखा है, प्लस ई की वैल्यू आपको नहीं पता है क्या, ई की वैल्यू पता है आपको यहाँ पे, क्या हमें ई की वैल्यू पता है, कैसे ई की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी ना आपको, ई की डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया, लेकिन आपको एक रिलेशन तो पता है, ई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू जी। कैसे भाई, आप ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका सॉइल है, ये बेसिकली दैट पर्टिकुलर सॉइल इज प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल, दैट पर्टिकुलर सॉइल इज प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल। अगर ये सॉइल आपके वाटर टेबल से नीचे है, देन डेफिनेटली एस विल बी इक्वल टू 1। दैट सॉइल इज प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल, अगर ये सॉइल वाटर टेबल के नीचे है, देन डेफिनेटली एस विल बी इक्वल टू 1। अगर एस 1 के बराबर है, आपको रिलेशन पता है, एस सी कितना होता है, डब्ल्यू जी के बराबर होता है, एस कितना हो गया 1 हो गया, सो ई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस ई को मैं कितना लिख रहा हूँ, डब्ल्यू इंटू जी के बराबर लिख दे रहा हूँ, अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी इंटू 9.81 इंटू 9.81। अगर आपने इसको सॉल्व करा होगा, सो गामा सैचुरेटेड ऑफ क्ले कितना निकल कर आया आपके पास में, क्या वैल्यू आ रही है 17.33, 17.33 वैल्यू आ रही है। चलिए, सो वैल्यू आ रही है 17.33 किलो न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको इस इक्वेशन में डाल लो, ये जो बेसिक इक्वेशन है इसमें डालो इन वैल्यूज को, यहाँ पे डालो सिग्मा की वैल्यू। सो कितना था, वैल्यूज डालते चलो यहाँ पे 1 बाई 1। अब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है सारी की सारी, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू थी आपके पास, 20.3, 20 पॉइंट कैसी कैसी वैल्यूज थी, 18। हाँ, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, डायरेक्टली बता दो मुझे वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके। भाई आपको गामा बी एस की वैल्यू पता है, गामा सेट सैंड की वैल्यू पता है, आपने गामा सेट क्ले पता कर दिया, तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, 145, 145.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। सो वैल्यू कितनी आई आपके पास में, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास में निकल कर आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास में। चलिए, सो ये वैल्यू आ रही है आपके पास। अब मुझे बताओ जस्ट, पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करो 8 मीटर पे, 8 मीटर से ऊपर वाटर टेबल कितनी हाइट पे है, 8 मीटर से ऊपर वाटर टेबल की हाइट कितनी है, 5 मीटर है। 8 मीटर से ऊपर वाटर टेबल की हाइट कितनी है, सो आपको 5 मीटर हाइट तक क्या देखने को मिलेगा, पीजोमीटर में वाटर का लेवल का राइज देखने को मिलेगा। 5 मीटर हाइट में आपको वाटर टेबल का राइज देखने को मिलेगा पीजोमीटर के अंदर। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्रेशर हेड इनटू गामा डब्ल्यू, दैट मींस 9। क्या वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है, 81 इंटू 49.05। सो ये वैल्यू आ गई। एंड नेक्स्ट होगा क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा माइनस यू होगा। क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 95.99, 95.99 आ रही है। यस, सो 95.99 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई आपके पास में। अब जस्ट ये वैल्यू आपके पास में आ चुकी। अब एक काम और करो आप, इसके साथ साथ एक काम और कर लो, और करके मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस की दूसरे वाली इक्वेशन बता दीजिए। जस्ट आप टॉप की 3 मीटर हाइट में किसको मल्टीप्लाई करोगे, और करके वो जो गामा सबमर्ज के टर्म में इक्वेशन लिखते थे ना, ये बताओ टॉप 3 मीटर हाइट में किसको मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ में। इक्वेशन में आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, गामा बल्क, गामा बल्क ऑफ द सैंड प्लस इसके बाद 2 मीटर हाइट में किसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्दर 2 मीटर में किसको मल्टीप्लाई करोगे, गामा सबमर्ज ऑफ द सैंड। यस, दैट विल बी गामा सबमर्ज इनटू अब मुझे बताओ लास्ट में जो 3 मीटर बचा, एक सेकेंड,
ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा यहाँ पे। लास्ट में जो 3 मीटर बचा, इस 3 मीटर में किसको मल्टीप्लाई करोगे? गामा सबमर्ज ऑफ द क्ले, गामा सबमर्ज ऑफ द क्ले, गामा सबमर्ज ऑफ द क्ले। अब इस इक्वेशन में वैल्यू डालो, इस इक्वेशन में वैल्यूज डालो सबकी, गामा सबमर्ज सैंड की, गामा सबमर्ज क्ले की, गामा बल्क ऑफ द सैंड। और मुझे ये बताओ क्या दोनों से वैल्यू सेम आ रही है क्या, चेक करके, क्या वैल्यूज दोनों से सेम आई है? वैल्यू डालो यहाँ पे सारी। बताओ सेम आ रही है? सो सेम आया है। यस, सेम आ रहा है, क्लियर है, सेम वैल्यू आ रही है। सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी सेम, सेम वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है। ये चीज आपको समझ में आ गई है ना? सो दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ये सभी को पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये जस्ट एक क्वेश्चन हमने करा है अभी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज नॉट येट कंप्लीट, ये अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन अभी भी चलने वाला है आपका काफी। इस क्वेश्चन से अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको लेकर आने हैं। इस क्वेश्चन में तो जस्ट मैंने आपको ये सिखाया है कि कैसे कैसे आपने जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे उनको अप्लाई करवाना है, किस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट करना है किसी भी सेक्शन पे, अभी तो आपको जस्ट ये चीज सिखाई है। अभी तो इस केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करना है आपको, मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करके देखने क्या क्या चेंजेस आएंगे निकल के, क्या क्या चेंजेस निकल कर आएंगे। सो देखो अब जरा क्या कर रहे हैं हम, इसी में ये जो सेम क्वेश्चन है इसी में एक स्पेशल केस ले रहे हैं, इसी सेम क्वेश्चन के अंदर एक स्पेशल केस कंसिडर करेंगे। एंड द केस इज दैट, एंड द केस इज दैट, मैं यहाँ पे केस ले रहा हूँ आपके साथ। यस, केस देखिएगा जरा, एक केस आप कंसिडर कर रहे हो, केस आप एक कंसिडर कर रहे हो, केस क्या है? इसी में एक चेंज, इसी में आप एक स्टेटमेंट लिखो, अब जस्ट आप एक स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज, what will be the value of change, what will be the value of the change, what will be the value of change in effective stress, what will be the value of change in effective stress, what will be the value of change in effective stress in the given question, in the given question, in the given question. So what will be the value of change in effective stress in the given question, in the given question at 8 meter depth, 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 when the water table rises, 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 when the water table rises up to the ground surface, when the water table rises up to the ground surface, when the water table rises up to the ground surface, when the water table rises up to the ground surface. So इसका आंसर करो मुझे कि what will be the change in the effective stress, what will be the value of the change in the effective stress at 8 meter depth, at made it at 8 meter depth in the previous case when the water table rises up to the ground surface. आंसर करो इसका बचा। आपको चेंज की वैल्यू बतानी है।
सर राइज कैपिलरी वाला या सिंपल? सर राइज कैपिलरी वाला या फिर सिंपल? वाटर टेबल कैपिलरी वाले केस में मीनाक्षी, अगर कैपिलरी राइज होता है तो वाटर टेबल फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रहती है, वाटर टेबल राइज नहीं करती है, वाटर टेबल अभी भी वहीं पे रहती है। यहाँ पे वाटर टेबल ही ऊपर पहुंच गई है। जब कैपिलरिटी का केस होता है तो कैपिलरिटी के केस में क्या होता है कि पानी वाटर टेबल से ऊपर राइज करता है ना, वाटर टेबल तो अभी भी वहीं पर रहेगी। तो यहाँ पे वाटर टेबल ही ऊपर पहुंच गई पूरी। ये चेंज की वैल्यू है क्या? ये चेंज की वैल्यू बताइए आपने, ये क्या चेंज की वैल्यू बताइए आपने? हाँ चेंज की वैल्यू बताइए, चेंज कितना होगा, चेंज कितना होगा? 22.8 हो रहा है। चेंज कितना आ रहा है? 22.8 आ रहा है। चलिए, सो चेंज आ रहा है आपके पास 22.8 आ रहा है। हाँ, और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? अभी और किसी का आंसर नहीं आया? 22.8 आ रहा है, आपका भी 22.8 आ रहा है, बाकी और किसी का? और किसी का आंसर नहीं आया अभी? यस बिल्कुल ठीक है, -22.8 करेक्ट है, -22.8 करेक्ट है। देखो जरा, सो ये वाला केस को कंसिडर कर रहे हैं। अब जस्ट मैं इसके लिए, इसी वाले सेम केस के लिए मैं एक अलग से दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए। सो केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायग्राम, डायग्राम फॉर दिस केस, डायग्राम फॉर दिस केस। इस केस के लिए डायग्राम क्या होगा? डायग्राम फॉर दिस केस, इस केस के लिए डायग्राम क्या होगा? देखो जरा, इसने क्या बोला आपको? एज इट इज लाइंस ड्रॉ करो पहले। शिट यार, तो क्या करें बताओ। देखो ये डायग्राम है, ये 0 मीटर है, 0, 3, 5, 8 है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। ये सब कंडीशन थी आपके पास में, ये सब कंडीशन थी। इस वाले पार्ट में प्रेजेंट है आपके पास क्या? सैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे सैंड प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी क्ले, यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी क्या? क्ले प्रेजेंट है। अब जस्ट एक बात आप देखना, इनिशियली इनिशियली वाटर टेबल कहाँ पे प्रेजेंट था? इनिशियली अगर आप देखोगे तो वाटर टेबल यहाँ पे था। ये क्या है आपका? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, इनिशियल, इनिशियल ग्राउंड वाटर टेबल, इनिशियल ग्राउंड वाटर टेबल। लेकिन अब इसने आपको ये क्या, अब इसने आपको क्या बोला? अब इसने आपको ये बोला कि व्हेन वाटर टेबल राइजेस अप टू द ग्राउंड सरफेस, कि आपको क्या बताना है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट 8 मीटर डेप्थ। 8 मीटर डेप्थ पे इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज कितना होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज कितना होगा कब? अगर वाटर टेबल राइज करके कहाँ पहुंच जाए? अगर वाटर टेबल राइज करके आ गई यहाँ पे आ चुकी है वाटर टेबल, यानी कि ये क्या है? फाइनल, ये फाइनल वाटर टेबल लेवल है। दिस इज अवर फाइनल वाटर टेबल लेवल। सो ये आपको यहाँ पे देखना है, क्या है ये? क्या है? फाइनल वाटर टेबल लेवल है। दिस इज अवर फाइनल वाटर टेबल लेवल, दिस इज अवर फाइनल वाटर टेबल लेवल। अब चेंज बताना है आपको, चेंज बताना है। इनिशियली इनिशियली 8 मीटर डेप्थ पे जो वाटर टेबल, जो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू, तो वो तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। इनिशियल, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस एट 8 मीटर कितना है बता दीजिए? इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस 8 मीटर पे कितना था? इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था 8 मीटर पे? 55.99 था। यस, 95, 95.99 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस एट
8 मीटर पे न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, आप ये चीज कैलकुलेट कर रहे हो। सो मुझे मुझे अब आप लोग डायरेक्टली भी वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो। आप मुझे अब डायरेक्टली भी वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जस्ट। या फिर भी हम बेसिक अप्रोच के साथ देख रहे हैं अपना, हम पूरा बेसिक अप्रोच के साथ देख रहे हैं। सिग्मा बार विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल स्ट्रेस माइनस यू, दैट विल बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस यू। लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। मुझे ये बताओ, जब आप टोटल स्ट्रेस लिख रहे हो, पहले आप क्या निकाल रहे हो, टोटल स्ट्रेस निकाल रहे हो, फिर आप पोर वाटर प्रेशर में से उसको माइनस करोगे। मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ करके। मुझे ये बताओ, आप टोटल स्ट्रेस लिखने के लिए, इस 3 मीटर में किसको यूज करोगे। अब ये जो 3 मीटर वाला ऊपर का ये जो पार्ट है, इसमें किस गामा को यूज करोगे, इस 3 मीटर वाले में किस गामा को यूज करोगे। सैचुरेटेड को यूज करोगे। यस, आप किसको यूज करोगे, सैचुरेटेड को यूज करोगे, क्योंकि बहुत ध्यान से समझना चीज को। अब ये वाली जो सॉइल है आपकी, ये वाली सॉइल पहले बल्क कंडीशन में थी, लेकिन अब वाटर टेबल ऊपर पहुंच चुकी। अब वाटर टेबल अगर अब ऊपर पहुंच चुकी है, तो मतलब ये वाली सॉइल भी अब क्या है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। अब ये वाली सॉइल भी आपकी कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तो अब यहाँ पर भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए आपको यहाँ पर भी गामा सैचुरेटेड यूज करना पड़ेगा। सो लिखो गामा सैचुरेटेड, यानी कि 3 मीटर वाले में क्या आ गया, गामा सैचुरेटेड आ गया। इसमें आप क्या यूज करोगे, गामा सेट को यूज करोगे। और इस 2 मीटर में किसको यूज करोगे, इस 2 मीटर में किसको यूज करोगे, गामा बल्क या सैचुरेटेड, बोलो। सैचुरेटेड ऑब्वियसली। तो ये ज्यादा बताने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप खुद भी समझ पा रहे होंगे। गामा सैचुरेट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड, गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड इंटू 5, मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया इंटू 5 प्लस। अब मुझे बताओ, इस वाले में किसको यूज करोगे, इस 3 मीटर में किसको यूज करोगे, बोलो। गामा सैचुरेटेड ऑफ द क्ले, गामा सैचुरेटेड क्ले का, गामा सैचुरेटेड ऑफ द क्ले। सो ये तो आ गया, ये किसकी वैल्यू निकाल दी आपने, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल स्ट्रेस। ये वैल्यू है आपके पास में टोटल स्ट्रेस की, ये टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है, नई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है ये 3 मीटर डेप्थ पे। सो ये 8 मीटर डेप्थ पे, ये 8 मीटर डेप्थ पे नए टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आपने लिख दी। अब इसमें से माइनस करो किसको, पोर वाटर प्रेशर को। अब इसमें से माइनस करो पोर वाटर प्रेशर को, क्या होगा पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे पीजोमीटर लगाओ, वाटर लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। कहाँ तक राइज करेगा, इससे ऊपर जिस पर्टिकुलर हाइट तक वाटर स्टैग्नेंट कंडीशन में है, कहाँ तक है, यहाँ पर, यहाँ तक है। अब वाटर टेबल कहाँ पे है, यहाँ तक है। कितनी हाइट है, कितनी हाइट तक है, 8 मीटर तक। यस, 8 मीटर तक है। तो क्या लिखोगे, गामा डब्ल्यू इंटू 8, और ये क्या है, पोर वाटर प्रेशर है। अब ये बताओ, इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई है, 73.19। सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 73.99, ये वैल्यू आ रही है। और ये क्या है, न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस, ये न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस है, ये न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस। ये न्यू इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू है। आपके पास पुराना इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू थी, नई इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी। अब आपको क्या निकालना है, आपको चेंज निकालना है। यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चेंज। आपको क्या निकालना है कि भाई इस चीज की वजह से जो वाटर टेबल आपका ऊपर गया, इस वाटर टेबल के ऊपर जाने की वजह से चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हुआ एट 8 मीटर पे। मुझे बताओ, आप किसी भी चीज में अगर आप चेंज निकालना चाहते हो, दैट मीन्स क्या करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल क्या होगा आपके पास में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आपको कहीं पर भी चेंज निकालना है, चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या हो गया है, आप चेंज निकालना चाहते हो ना, तो चेंज का मतलब क्या है, फाइनली आपके पास में क्या हो चुका, इनिशियली आपके पास में क्या था। कितना आ रहा है चेंज करके, कितनी आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है चेंज, माइनस 22.8, -22.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है निकल के। एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा सिग्मा बार, ये डेल्टा सिग्मा बार की वैल्यू है। अब मुझे जस्ट आप यहाँ से एक चीज बताओ, आपकी ये वैल्यू निकल कर आई क्या, नेगेटिव।
दिस वैल्यू इज नेगेटिव, और ये बताओ ये नेगेटिव यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज, डिक्रीज, यस। तो यहाँ से एक गोल्डन ऑब्जर्वेशन आपके पास में आ चुका, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास में आ चुका। और ये ऑब्जर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे सीपेज पढ़ोगे ना, जब आप आगे सीपेज पढ़ोगे, पाइपिंग पढ़ोगे, डैम्स में फेलियर पढ़ोगे, अपलिफ्ट पढ़ोगे, एवरीवेयर एवरीवेयर यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। हर जगह पे आप इस ऑब्जर्वेशन को यूज करोगे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास में जो निकल कर आई, एक यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, इंडिकेट, इंडिकेट, बोलो ये चीज आई क्या समझ में, बोलो ये चीज आई क्या समझ में। यानी कि यहाँ से आपको ये पता लगा, यानी कि यहाँ से आपको ये पता लगा किसी का किसी का ऑडियो ऑन है क्या, किसी का शायद ऑडियो ऑन है क्या, ऑडियो ओपन है किसी का, ऑडियो ओपन, चलो हाँ ये मिस हो गया, ये हट गया पूरा का पूरा। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ सर, किसी का माइक ऑन है, भाई मैं बोल रहा किसी का माइक ऑन है शायद, वो हट गया वहां से, रिमूव हो गया पूरा का पूरा वो। बट चलो मतलब मेनली जो मुझे आपको बताना था वो तो समझ लिया ना सबने। एक बार बताओ जो पॉइंट आपसे डिस्कस करा वो चीज, ये वाला पॉइंट सर नोट कर दिया है, हाँ नोट कर लिया होगा ना आपने सबने, आपके पास रिकॉर्ड भी हो चुका है, आप उसको देख लोगे आराम से ना। सो वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आ रही है, वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अब ये वैल्यू आपको नेगेटिव, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर वाटर टेबल राइज करता है, अगर वाटर टेबल राइज करता है विद द राइज ऑफ द वाटर टेबल लेवल, विद द राइज ऑफ द वाटर टेबल लेवल, with the rise of the water table level, there will be a decrease in the effective stress, there will be a decrease in the effective stress। effective stress की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। so rise in the position of the water table level will results in the decrease in effective stress। ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपने प्रूव करी या नहीं करी, बोलो मुझे एक बार सब लोग, ये वाली चीज बताओ कि विद द राइज इन द वाटर टेबल लेवल, वाटर टेबल लेवल अगर राइज करता है तो क्या अफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है, क्या डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोला, ये जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला, ये एक इनकम्प्लीट, सर ग्रेन ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल, ये जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला ये एक बिल्कुल ग्रेन ऊपर, इसका मीनाक्षी मैं आपसे इसका डिस्कस करूंगा रीजन क्या है। अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोला ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, ये भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीट स्टेटमेंट इसका क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा। वाटर टेबल राइज करने से भले ही अफेक्टिव स्ट्रेस कम कम हो रहा है आपका, वाटर टेबल राइज करने से अफेक्टिव स्ट्रेस आपका भले ही कम हो रहा है, लेकिन ये एक अभी भी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीट स्टेटमेंट मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को मैं कंप्लीट आपसे कल करूंगा। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन मुझे आपको बतानी थी जो मैंने आपको बता दी, आगे कल करते हैं कंटिन्यू। ओके, सो मीनाक्षी इसको कल कल डिस्कस करते हैं दोबारा से, कल आपका पॉइंट खुद से क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, वो पॉइंट आपका कल खुद से क्लियर हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट, ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और एडिशन मुझे करना है, सो मैं कल करता हूँ उसको आपसे। ठीक है, चलिए आगे अपना कल करते हैं। थैंक यू एवरीवन, सो थैंक यू एवरीवन, आगे कल कंटिन्यू करते हैं फिर। गुड नाइट एवरीवन।